वो बेडरूम से बाहर चला गया। मिस कैली ने आगे बढ़कर दरवाजे को बंद किया, फिर दरवाजे से लगकर सुपर मास्टर की तरफ घूमकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर ग्राहम, देखते ही देखते हमारे दरमियान कितनी गहरी दोस्ती हो गई। यूं लगता है जैसे ये कोई फिल्मी कहानी हो। मैं हाईवे के पुल पर किसी गाड़ी वाले से लिफ्ट के लिए खड़ी हुई थी, तुमने लिफ्ट दे दी। मुझे बैठने के बाद पता चला तुम गूंगे हो। मुझे बहुत अफसोस हुआ। इतना खूबरू शख्स गूंगा हो, अपने दिल की बात ना कह सकता हो तो बड़ा दुख होता है। वो बोलती हुई उसके करीब आकर बोली, क्या तुम्हारी मोहब्बत भी गूंगी होगी? वो गूंगी मोहब्बत करने लगा। हसीना पीछे हटकर बोली, खामोश फिल्मों का दौर गुजर चुका। अब तो फिल्में मेरी तरह रंगीन भी होती हैं और संगीन भी। और आवाज़ 4 ट्रैक साउंड सिस्टम पर होती हैं, कुछ बोलो फिर पर तोलो। उसने इशारे की जुबान से समझाया कि वो मजबूर है, जुबान से बोल नहीं सकता। वो बोली, मैं भी मजबूर हूं, जब तक जुबान नहीं खोलोगे मैं अपनी मोहब्बतों के दरवाजे नहीं खोलूंगी। सुपर मास्टर का चेहरा तमतमा रहा था। हर इंसान की कोई कमजोरी होती है। उसने शादी नहीं की थी ताकि बीवी बच्चे ना हों। कोई दुश्मन उसे बीवी बच्चों के हवाले से ब्लैकमेल ना कर सके, कभी उसकी किसी कमजोरी से फायदा ना उठाए। शादी ना करना और बात है। इंसान कुदरत के हसीन नज़ारों से आंखें नहीं चुरा सकता। वो भी हुस्न शबाब का दिलदादा था। कोई हसीना निगाहों में समा जाती तो उसे ज़रूर हासिल करता, कभी मोहब्बत से, कभी दौलत से और कभी ताकत से। सुपर मास्टर के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मिस कैली अपने हुस्न शबाब की तमाम जलवा समानियों के साथ उसके सामने थी और हाथ आकर भी गीले साबुन की तरह फिसल रही थी। औरत कम अकल होती है मगर नफ्सियात की माहिर होती है। वो जानती है कि मर्द को किस मौके पर ललचाना और तड़पाना चाहिए, और वह सही मौके पर उसे तड़पा रही थी। उसने मोहब्बत से आगे होकर उसे पकड़ना चाहा, वो दूर हो गई। उसने गुस्सा दिखाया, झुंझलाहट का मुजाहरा करते हुए दोबारा करीब आना चाहा, वो तरह दे गई। फिर दोनों के दरमियान चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। एक भाग रही थी, दूसरा पकड़ रहा था। कभी कभी वो हाथ आ जाती मगर पारा सिफ्त थी, बड़ी सफाई से निकल जाती। आखिर वह झुंझलाकर पांव पटकता हुआ जाने की धमकी देने लगा। वह मुस्कुराकर बोली, कैसे मर्द हो, मैदान हार कर जा रहे हो। वो गुस्से से पलटकर दरवाजे की तरफ जाने लगा, फिर एकदम से छिटक गया। बाहर फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी थी। वो कान लगाकर सुनने लगा। भागते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मिस कैली ने हंसते हुए कहा, शायद तुम्हारा बॉडीगार्ड काम आ चुका है। सुपर मास्टर ने परेशान होकर एक नज़र मिस कैली पर डाली, फिर दरवाजे को देखने लगा। वो बोली, इस कमरे से बाहर मौत का धड़का है, अंदर मेरा। तुम बाहर कहाँ जाओगे? वो अब भी खामोश था। उसने करीब आते हुए कहा, तुम मुझसे मोहब्बत के 2 बोल नहीं बोल सकते, लेकिन अपनी हिफाजत के लिए बॉडीगार्ड को आवाज़ तो दे सकते हो। तुम्हारे पास यही रास्ता रह गया है। बाहर हिफाजत से जाने के लिए यकीन करना होगा कि वो बॉडीगार्ड जिंदा है या नहीं, और यकीन करने के लिए आवाज़ देना ज़रूरी है। बोलो मेरे मियाँ मिट्ठू, बोलो। उसने एक तरफ घूमकर मेज़ और कुर्सी की तरफ देखा, फिर तेज़ी से चलता हुआ वहां पहुंचा। अपनी जेब से कलम निकालकर एक कागज़ पर कुछ लिखने लगा। फिर उसने वो कागज़ फाड़कर मिस कैली की तरफ बढ़ा दिया। वो उसे पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है? साफ साफ बताओ, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? वह मुस्कुराकर कागज़ वापस करते हुए बोली, मैं पिछले 15 दिन से तुम्हारी निगरानी कर रही हूँ। तुम्हारा ताल्लुक वजारत खारजा के दफ्तर से है। तुम बड़े शाहाना अंदाज में वहां जाते हो, किसी कमरे में पहुंचते हो, मगर उस कमरे से बाहर नहीं निकलते। तुम्हारी कोई पर्सनल सेक्रेटरी भी नहीं। अगर होती तो शायद वो भी तुम्हारे उस कमरे में ना जाती। अपने उस दफ्तरी कमरे का दरवाज़ा तुम ही खोलते और तुम ही बंद करते हो। शायद आज तक किसी ने उस कमरे के अंदर कदम नहीं रखा। आखिर तुम क्या हो? उस दफ्तर से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? जो सवालात वो कर रही थी, मैं उसके जवाबात बहुत पहले उसके दिमाग से मालूम कर चुका था। बेशक वो वजारत खारजा के एक दफ्तर में जाता था। वो बहुत बड़ी इमारत थी। लिफ्ट के जरिए वह 5वीं मंजिल में जाता, वहां के एक दफ्तरी कमरे में दाखिल होता, फिर उसे अंदर से लॉक कर देता। उस कमरे के पिछले दरवाजे को खोलकर छोटे से कॉरिडोर में आता। वहां से एक जीना उसे एक प्राइवेट कमरे में पहुंचा देता था। वो प्राइवेट कमरा हॉलनुमा था। वहां उसकी ज़रूरत का हर सामान मौजूद था। उस जगह बैठकर वो दुनिया के हर मुल्क से, हर शहर से और अपने हर खास आदमी से सुपर मास्टर की हैसियत से रब्ता कायम करता था। यानी वो अपने बंगले में अपने घरेलू मुलाजिम और ड्राइवर बॉडीगार्ड के सामने बोलता था, या फिर उस कमरे के अंदर बैठकर अपनी आवाज़ अपने खास मातियतों तक पहुंचाता था। लेकिन वो आवाज़ माइक से गुजरकर दूसरी जगह पहुंचते पहुंचते तब्दील हो जाती थी। इस बात का अंदेशा नहीं था कि फरहाद वो आवाज़ सुनेगा और उसके दिमाग तक पहुंच जाएगा। उसने टेलीपैथी से महफूज रहने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसका कोई प्राइवेट सेक्रेटरी, कोई हमराज नहीं था। उस हॉलनुमा दफ्तरी कमरे में बड़े बड़े ट्रांसमीटर थे जहां वो बैठता था। उसके सामने एक बड़ा सा टीवी स्क्रीन था। इसके अलावा ऐसे छोटे छोटे स्क्रीन थे जिनके जरिए वो अपने दफ्तर के आसपास आने जाने वालों को और इस इमारत में दाखिल होने वालों को देख सकता था। मुख्तसर ये कि वो वहां बैठकर इमारत के अंदर और बाहर के तमाम मसरूफियात देख सकता था। बहरहाल अभी वो ना उस इमारत में था, ना अपने प्राइवेट कमरे में महफूज था। उस हसीना ने दुरुस्त कहा था।
वो रंगीन भी है और संगीन भी, और उसकी संगीनी जाहिर हो रही थी। वो बोली, चलो ये ना बताओ कि तुम उस कमरे में जाकर बंद हो जाते हो तो कोई दूसरा वहां क्यों नहीं जाता? आखिर उस कमरे में क्या है ये भी नहीं पूछूंगी, सिर्फ इतना बता दो, वजारत खारजा जैसे शोबे में एक गूंगे का क्या काम? सुपर मास्टर ने उसे घूर कर देखा, फिर वही कागज उसकी तरफ बढ़ा दिया जिस पर लिखा हुआ था, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? वह मुस्कुरा कर बोली, जरूर बताऊंगी, तुम्हारे सामने एक किताब की तरह खुल जाऊंगी, मगर पहले जुबान खोलो, मुंह से कुछ बोलो। सुपर मास्टर ने कलम निकालकर उस कागज पर कुछ लिखा, फिर उसकी तरफ बढ़ाया। इस बार उसने लिखा था, तुम मेरी जुबान खुलवाना चाहती हो, मेरी आवाज़ सुनना चाहती हो, इसका मतलब है तुम्हारा ताल्लुक फरहाद अली तैमूर से है। वह हंसते हुए बोली, तुम्हारी तहरीर से पता चलता है तुम बहुत ज़्यादा अहम हो, इतने अहम के फरहाद अली तैमूर से छुपने के लिए गूंगे बने फिरते हो। मास्टर की दुरुस्त कह रहा था, तुम सुपर मास्टर हो सकते हो। वह फिर उसे घूर कर देखने लगा। उसी वक्त दरवाजे पर ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई आकर टकराया हो। फिर वह आवाज़ दम तोड़ने लगी, किसी की घुटी घुटी सी कराह सुनाई दे रही थी। फिर खामोशी छा गई। चंद लम्हों बाद उसके बॉडीगार्ड की आवाज़ सुनाई दी, सर यहाँ सब खैरियत है, 6 नकाब पोंछते उन्हें ठिकाने लगा दिया है, आप अपनी खैरियत से आगाह करें। सुपर मास्टर ने अपना कलम निकाला, फिर उसकी क्लिप को दबाया। मैंने उसके ड्राइवर बॉडीगार्ड के पास जाकर देखा, उसकी जेब में कोई नन्हा सा आला रखा हुआ था, वहां से टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस मखसूस इशारे का मतलब यह था कि अंदर खतरा नहीं है। बॉडीगार्ड मुतमईन हो गया। मैं फिर अंदर पहुंचा। सुपर मास्टर ने कलम के अगले हिस्से के पेज को खोलकर उसके पिछले हिस्से पर लगाया। अब वहां कलम के पॉइंट की जगह खाली नलकी नजर आ रही थी। उसने फिर कागज उसकी तरफ बढ़ाया। वो पढ़ने लगी। उस पर लिखा था, तुम्हारे सामने कलम नहीं, मौत का नन्हा सा आला है, जरा भी हरकत करोगी तो आखिरी सांस पूरी तरह नहीं ले सकोगी। किसी हिलो हुज्जत के बगैर फौरन बताओ मास्टर की इन दिनों कहाँ है, उसका मौजूदा पता ठिकाना बताओगी तो जिंदा रह सकोगी। मिस कैली ने उस कलम को देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जहां से तहरीर निकलती है वहां से मौत खारिज होगी। उसकी शौकी और तेज तरारी खत्म हो चुकी थी। उसने कहा, मैं बता भी दूं तो कोई फायदा नहीं होगा, हमारे 6 आदमी मारे जा चुके हैं, इसकी इतला मास्टर की तक पहुंच गई होगी। वह समझ चुका होगा कि राज फाश हो गया है, इसलिए अपनी जगह तब्दील कर देगा। सुपर मास्टर ने अपनी उस तहरीर पर उंगली रखते हुए उसे दिखाया। वह इशारे से कह रहा था, तुम उसका मौजूदा पता बताओ। मिस्टर नोकू के किले से तकरीबन 10 मील के फासले पर एक डे एंड नाइट मोटेल है। उस मोटेल के साथ एक गैस स्टेशन है। उस स्टेशन से मुल्क एक बंगले में उसने आर्जी रिहाइश इख्तियार की है। यह सुनते ही मैंने दूसरी सिमत ख्याल ख्वानी की परवाज की। बॉस को मुखातिब करते हुए कहा, मास्टर की ने यहाँ आर्जी रिहाइश इख्तियार की है, मैं पता बता रहा हूँ, नोट करें और अपने आदमी को उधर रवाना करें। मास्टर को छेड़ने की ज़रूरत नहीं। आपकी कोशिश ये होगी कि हमारा कोई आदमी उसका मुलाजिम हो जाए या किसी तरह उसका एतमाद हासिल कर ले। मैं फिर राब्ता कायम करूंगा। मैं उसे पता बताकर दोबारा सुपर मास्टर के पास आ गया। इस दौरान उसने बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर ड्राइवर को बुलाया था। एक कागज़ पर मास्टर की का मौजूदा पता लिख कर दिया था और उसे हदायत की थी कि वह ट्रांसमीटर के जरिए अपने खास मातियतों को फौरन उस तरफ रवाना कर दे। बॉडीगार्ड कागज़ लेकर चला गया। जब मैं सुपर मास्टर के पास दोबारा पहुंचा तो वह बेडरूम के दरवाजे को अंदर से बंद कर रहा था। उसी वक्त मिस कैली ने एक गुलदान उठाकर उसके सर पर ज़रब लगाना चाहिए। सुपर मास्टर इतना नादान नहीं था, उसने गाफिल रहना सीखा ही नहीं था। वो जागते हुए जहन का मालिक था। हमला होते ही वो एक तरफ हट गया। फिर दूसरी बार वो हमला न कर सकी। सुपर मास्टर ने अपने कलम के एक नन्हे से बटन को दबाया। इसके साथ ही उसकी नलकी से एक बारीक सुई निकली और हलक से जरा नीचे उसके जिस्म में पेवस्त हो गई। वो जहां थी वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ से गुलदान गिर पड़ा। वो भी गिरने वाली थी। सुपर मास्टर ने उसे दीवार से टेक लगाकर खड़ा कर दिया। उस नन्हे से हथियार को दोबारा कलम की शक्ल में एडजस्ट किया, उसे अपनी जेब में रखा। फिर उस हसीन साकित मुजस्मे को दोनों बाजू में उठाकर बिस्तर पर ले आया। वह बिल्कुल साकित थी, आंखें खुली हुई थीं, चेहरे पर जिंदगी के आसार थे, सांस आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। इसके बावजूद वह मुर्दा सी थी, क्योंकि अपनी मर्जी के मुताबिक हरकत नहीं कर सकती थी, पलक नहीं झपक सकती थी। एक बेजान मुजस्मे की तरह पलंग पर लेटी हुई थी। मैंने उसके दिमाग में पहुंचने की कोशिश की। वहां जगह तो मिली, मगर मैं उसके जरिए उस माहौल को ना देख सकता था, ना समझ सकता था और ना कोई आवाज़ सुन सकता था। उसका दिमाग इतना कमज़ोर हो गया था जैसे वह दम तोड़ रही हो या जैसे मरने से पहले दिमाग मुर्दा हो चला हो। सुपर मास्टर उसके पास आ गया। उसने हसीन मुलायम चेहरे को छू कर देखा, फिर उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, तुम मेरी आवाज़ सुनना चाहती थी, लो सुनो। वो एक जिंदा तस्वीर की तरह थी। उसे बात सुनाई जा सकती थी, वो सुन नहीं सकती थी। उसने कहा, तुम मेरे हाथ नहीं आना चाहती थी, हाथ आते आते निकल जाती थी। तुम्हारा दावा था कि पहले मैं बोलूंगा फिर पर तोलूंगा। देखो अब बोल रहा हूं और पर तोल रहा हूं, तुम इनकार नहीं कर सकोगी, मुझसे दूर नहीं भाग सकोगी। वो हंसते हुए उसके चेहरे पर झुक गया, फिर सरगोशी में बोला, मैं बोल रहा हूं, फरहाद अली तैमूर, मैं बोल रहा हूं। अगर तुम इसके दिमाग में हो तो मेरी आवाज़ सुन लो, और मैं जानता हूं इसका कमज़ोर दिमाग तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं सुना सकेगा। वो फातिहाना अंदाज में कह के लगाने लगा,
मैंने फिर मिस कैली के दिमाग में पहुंचकर उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश की। उसका कहकहा सुनाई नहीं दे रहा था, सिर्फ वो हंसता हुआ नजर आता था। मैं फिर सुपर मास्टर के पास पहुंच गया। बेचारा कितनी खुशफहमी में मुब्तला था। पूरे यकीन से कह रहा था कि मैं मिस कैली के जरिए उसकी आवाज़ नहीं सुन सकूंगा। हम कैसे अनजान लोग हैं, ये कभी समझ नहीं पाते कि मौत हमारे करीब खड़ी है, हमसे लगकर खड़ी है, बल्कि हमारे अंदर मौजूद है। हर इंसान एक लंबी उम्र की तवक्को में जीता है और उनमें से अक्सर अगली सांस भी नहीं लेने पाते। मौत तो खैर अटल है, मुसीबत तो आनी जानी चीज़ है। वो कब आती है हम समझ नहीं पाते, हमारे कितने करीब है ये भी एहसास नहीं होता। सुपर मास्टर भी ये नहीं जान सकता था कि मुसीबत उसके बाहर भी है, उसके अंदर भी है। उसने अपनी ज़िंदगी को तूल देने के लिए बड़े सख्त हिफाजती इंतजाम किए थे। इन इंतजाम के पेश नज़र वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसके अंदर टेलीपैथी का टाइम बॉम्ब फट सकता है। ऐसा वक्त कब आएगा ये मैं खुद नहीं जानता था। उसके दिमाग में खामोश रहने के बड़े फ़ायदे थे। इस खामोशी के बायस मैंने मास्टर की का आर्जी पता मालूम कर लिया था। मैंने घड़ी देखी। जनाब शेख अल फारस ये पूछना भूल गया था कि शीबा की तनवीमी नींद कब पूरी होगी। अब उनसे दोबारा पूछने की बजाय मैंने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की और शीबा के दिमाग में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही जैसे मेरे जहन को झटका सा लगा। मैं अपनी जगह सीधा होकर बैठ गया। उसके हलक से चीख निकलते निकलते कराह में तब्दील हो गई थी। उसकी आंखों के सामने सितारे जलने बुझने लगे थे। फिर तारीकी छा गई। सर पर शदीद तकलीफ का एहसास हुआ। इसके बाद वो अंधेरों में डूबती चली गई। मैंने उसे आवाज़ दी, शीबा शीबा होश में आओ, क्या हो गया है? मगर वो जवाब देने के काबिल नहीं रही थी, बेहोश हो गई थी। मैंने फौरन ही शेख साहब को मुखातिब किया, जल्दी कीजिए, शीबा खतरे में है, किसी ने उसके सर पर शदीद ज़रब लगाई है। मेरी बात सुनते उन्होंने अहकामात सादिर किए। चश्मे ज़दन में हर तरफ खतरे का सायरन गूंजने लगा। इदारे से निकलने का एक ही बड़ा मेन गेट था। वहां के मुसल्ला गार्ड्स को हुक्म दिया गया किसी को बाहर जाने की इजाज़त ना दी जाए। जो जबरन जाना चाहे उसे गोली मार दी जाए। वह इदारा मीलों दूर तक फैला हुआ था और ऊंची बाउंड्री वाल के दरमियान था। वहां बिजली के तार इस तरह बिछाए गए थे कि दीवार को हाथ लगाते ही बिजली का झटका पहुंचता। लिहाजा कोई नकब लगाकर आ सकता था, न जा सकता था। जल्दी सूरत हाल का पता चल गया। कोई मेगाफोन के जरिए चीख चीख कर जनाब शेख अल फारिस से कह रहा था, मिस्टर शेख, अगर शीबा की जिंदगी चाहते हो तो अपने आदमियों से कहो मेरे लिए रास्ता साफ रखें। मेरे एक हाथ में रिवॉल्वर है। अगर किसी ने मुदाखलत की, मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारी इस टेलीपैथी जानने वाली को गोली मार दूंगा। मैंने शेख साहब से कहा, अपने आदमियों को हुक्म दीजिए कि कोई इसका रास्ता न रोके। मैं इसे ट्रैप करने की कोशिश करता हूँ। ज़ाहिर है शेख साहब हम में से कोई शीबा की जिंदगी को खतरे में डालना नहीं चाहता था। जो शख्स इतनी जिदारी से इदारे में घुस आया था और शीबा को जख्मी करके ले जा रहा था, वो अपनी धमकी पर अमल भी कर सकता था। शीबा जब उसे हासिल ना होती तो वो उसे हमारे पास भी जिंदा ना छोड़ता। मैंने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, उसके दिमाग में पहुंचने की कोशिश की, मगर उसने सांस रोक ली। फिर चीखते हुए कहा, मैं फरहाद से कह रहा हूँ वो दूसरी बार मेरे दिमाग में आने की हमाकत न करे। मैं बार बार सांस रोकने की जहमत नहीं करूंगा। पहले शीबा को गोली मारूंगा, फिर दुश्मनों के हाथ आने से पहले खुदकुशी कर लूंगा। मैंने शेख साहब के पास आकर कहा, वो अपनी जान देने पर तुला हुआ है। हम कोई एक्शन लेना चाहेंगे तो शीबा हमें जिंदा नहीं मिलेगी। शेख साहब इदारे के उस मेन गेट के पास आ गए थे। मैंने उनके जरिए देखा, बहुत दूर से एक जीप चली आ रही थी। जीप के पिछले हिस्से में एक बहुत ही सेहतमंद, कद्दे-आवर और खूबरू जवान बैठा हुआ था। उसने एक हाथ से शीबा को दबोच रखा था, दूसरे हाथ में रिवॉल्वर था। जीप ड्राइव करने वाला हालांकि इदारे का बहुत ही बाएतमाद और वफादार ड्राइवर था, लेकिन वह दुश्मन के हुक्म की तामील कर रहा था। ऐसा ना करता तो शीबा जान से जाती। शेख साहब ने मेगाफोन के जरिए कहा, तुम जो कोई भी हो 1 मिनट के लिए रुक जाओ। जीप पर आने वाले ने रिवॉल्वर से हवाई फायर किया। फिर चीखते हुए कहा, मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकूंगा। ये गाड़ी रुकेगी तो हम सबकी सांसें रुक जाएंगी। शेख साहब ने जवाबन चीखते हुए समझाया, ए अजनबी नौजवान, शीबा एक ऐसा हथियार है जो तुम लोगों के पास रहेगा तो तबाही का सबब बनेगा। हमारे दोस्त और दुश्मन इस बात के गवाह हैं कि हमने टेलीपैथी के जरिए अपने दुश्मनों को ख्वामखा कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। दुश्मन अगर कोई कारनामा अंजाम दे तो उसकी दाद ना देना कमजरफी है। वो जवान वाकई इरादे का मुस्तहकम और सही मानों में जवान मर्द था। बाबा साहब के दायरे में इतने मुसल्लह अफराद के दरमियान से शीबा को अगवा कर रहा था। आज तक किसी ने इस अहाते में बगैर इजाज़त कदम रखने की जुर्रत नहीं की थी। शेख साहब ने कहा, मेरी आखिरी वार्निंग सुन लो। शीबा हमारे पास ना रही तो तुम्हारे पास भी नहीं रहेगी। तुम भी यही इरादा लेकर इसे यहाँ से ले जाना चाहती हो, मगर हम ले जाने नहीं देंगे, तो फिर मेरा रास्ता रोको। उसने रिवॉल्वर की नाल शीबा की कनपट्टी से लगा दी। वो बेहोशी की हालत में उसके शानों से लगी हुई थी। उसने कहा, इसे मारकर मैं मर जाऊंगा तो मेरी यहूदी कौम मुझ पर फख्र करेगी, क्योंकि मैं तुम्हारी 2 तरफा टेलीपैथी की कुव्वतों में से एक को मारकर मरूंगा। जनाब शेख अल फारिस शशोपंज में पड़ गए। उन्होंने धमकी दी थी, मगर उस पर अमल करके शीबा की जान नहीं ले सकते थे। सिक्योरिटी गार्ड ने चीखते हुए कहा, मोहतरम शेख साहब, वो करीब आ चुका है, हमें हुक्म दीजिए, हम गोलियों से छलनी कर देंगे। शेख साहब ने इनकार में हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं, गेट खोल दो। वहां इदारे के दूसरे बुजुर्ग हजरात मौजूद थे। वो सब अपने अपने फन में यकता थे।
उन्होंने हैरानी से शेख साहब को देखा। फिर एक ने पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? शेख साहब ने कहा, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, हम खुदगर्ज नहीं हैं। दुश्मन को कमज़ोर बनाए रखने के लिए इस लड़की की जान नहीं ले सकते जो हम पर एतमाद करती रही, हमारे यहाँ मेहमान की तरह इतने अरसे तक रही। तकदीर इसे हमसे छीन कर ले जा रही है, ले जाने दो। ये अपनी यहूदी कौम में रहकर भी हम मुसलमानों की मेहमान नवाजी और बेगर्जी को याद रखेगी। उनकी बातें सुनकर सबके सर झुक गए। सिक्योरिटी गार्ड ने मजबूरन हुक्म की तामील की और मेन गेट को खोल दिया। मैंने शेख साहब से कहा, इस जीप के ड्राइवर से कोई बात करें, किसी तरह इसे मुखातिब करें। जब वो जीप शेख साहब के करीब से गुजरने लगी तो उन्होंने कहा, जेकब, मैंने तुम्हें और शीबा को खुदा के हवाले किया। उसने करीब से गुजरते हुए कहा, मोहतरम, मैं मजबूर हूँ, शीबा की खातिर इसके हुक्म की तामील कर रहा हूँ। शेख साहब ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अपना फ़र्ज अदा करो, शीबा की ज़िंदगी हमें अजीज़ है। वो जीप मेन गेट से बाहर निकल गई। ये बाबा साहब के दायरे में पहला मौका था। आज तक वहाँ से कोई एक दिन का भी इजाज़त के बगैर नहीं ले जा सका था, और वह सरापा शीबा को एक ड्राइवर के साथ अगवा करके ले जा रहा था। गेट से बाहर जाने के बाद उसने रिवॉल्वर की नाल को शीबा की गनपट्टी से लगाकर सर घुमाते हुए कहा, अगर किसी ने हमारा ताक़ुब किया तो ये शीबा के लिए बहुत बुरा होगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। उसका ताक़ुब करने के लिए कितनी ही गाड़ियाँ और 2 हेलीकॉप्टर तैयार थे, लेकिन शेख साहब ने उन सबको मना कर दिया। उनकी ज़िंदगी में पहली बार इस इदारे के ख़ास अफराद उनकी मुखालफत कर रहे थे। इस मुखालफत का वो क्या जवाब दे रहे थे, ये सुनने के लिए मैं उनके पास नहीं था। मैं तो ड्राइवर के दिमाग में पहुंच चुका था। वो बिल्कुल निहत्था था। उसकी जेब में छोटा बड़ा कोई ऐसा हथियार नहीं था जिसे मैं सहारे के तौर पर इस्तेमाल करता। अब मेरे पास एक ही रास्ता था कि तेज़ रफ्तारी से भागती हुई जीप को अचानक ब्रेक लगाकर रोका जाए। अभी मैं ये सोच रहा था कि रिवॉल्वर की नाल ड्राइवर की गर्दन से लग गई। अगवा करने वाला कह रहा था, फरहाद, तुम मेरे दिमाग में कभी नहीं आ सकोगे। मैं इतना नादान नहीं हूं जितना तुम अपने दूसरे दुश्मनों को समझते हो। मैंने उसी वक्त समझ लिया था जब तुम्हारे शेख साहब ने ड्राइवर को मुखातिब किया था। यकीनन तुम इसकी खोपड़ी में मौजूद हो। मैंने ड्राइवर की जुबान से कहा, तुम चालाक भी और दिलेर भी, लेकिन मुझसे खौफजदा हो। मैं तुम्हें लिफ्ट ही नहीं देता। अगर अपने दिमाग से भगाता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि खौफजदा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ड्राइवर के पास मेरी मौजूदगी तुम्हें खौफजदा कर रही है। यकीनन तुम इस बेचारे को जिंदा नहीं छोड़ोगे। होना तो यही चाहिए। जब तक ये जिंदा रहेगा तुम इसके दिमाग में रहकर मेरी निगरानी करते रहोगे और मौका मिलते ही मुझ पर झपट पड़ोगे। ये समझते हुए भी वादा करता हूँ इसे जिंदा छोड़ दूंगा, मगर तुम अचानक ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकने की हमाकत न करना, वरना मैं अपना वादा भूल जाऊंगा। मैं उस बेचारे ड्राइवर को जिंदा रखना चाहता था, लिहाजा अचानक ही ब्रेक लगाने के ख्याल को दिमाग से निकाल दिया। ड्राइवर उसे अकबनुमा आईने में देख रहा था। उसके जरिए मैं समझ रहा था अगवा करने वाला जवान बहुत ही सेहतमंद था। उसके बाजू की मछलियां ऐसी भरी हुई थी और ऐसी सख्त थी जैसे चट्टान को तराशा गया हो। उसमें बला की मर्दानगी थी। चेहरे पर भी मर्दानगी कूट कूट कर भरी हुई थी। वो बेहद खूबरू था, मगर जितना खूबरू था उतनी ही सफाकी आंखों से झलकती थी। सीना भी चट्टान की तरह फैला हुआ था। उसने चुस्त पतलून पर कमांडो जैकेट पहनी हुई थी। मैंने पूछा, तुम कौन हो? यानी तुम इसराइली मिलिट्री कमांडो से ताल्लुक रखते हो? वो खामोश रहा। मैंने पूछा, तुम बाबा साहब के दायरे में कैसे दाखिल हो गए थे? मुझे अफसोस है, हम अपना तरीक़ेकार किसी को नहीं बताते। वो दुरुस्त कह रहा था। दुनिया के बेशतर ममालिक की फ़ौजों में एक ऐसा शोबा होता है जिनमें गिनती के चंद फौजी होती हैं। ऐसी मुख्तसर सी फ़ौज को कमांडोज कहते हैं। फ़ौज अपने मुल्क, अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए होती है, लेकिन फ़ौज ऐसी भी होती है जो दूसरों की सरहदें पार करती है और उन पर हमले करती है। जब बाज़ मुल्कों के दरमियान सर्द जंग जारी रहती है, फ़ौजी अपनी बैरकों में होती हैं, तो ऐसे वक्त कमांडोज एक्शन में आती हैं। वो चुपचाप दुश्मन मुल्क की सरहदों में दाखिल होती हैं, वहाँ तबाहियाँ मचाती हैं, या वहाँ के राज चुरा कर लाते हैं, या अपने अहम सियासी और फौजी कैदियों को छुड़ा कर लाती हैं, जैसा कि इस कमांडो एक्स ने अभी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया था और बाबा साहब के दायरे से शीबा को ले जा रहा था। इसराइली और फ्रांसीसी हुकूमतों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात थे। फ्रांसीसी हुकूमत बाबा साहब के दायरे की सरपरस्त थी, लिहाजा यहूदी सियासी तौर पर अपनी बात नहीं मनवा सकते थे। वो कमांडोज के जरिए अपना मकसद पूरा कर रहे थे। एक हेलीकॉप्टर परवाज करता हुआ जीप के करीब पहुंच गया। कमांडो एक्स ने कहा, मिस्टर फरहाद, अलविदा, मैं शीबा को ले जा रहा हूं। तुम इस ड्राइवर के जरिए मुझे रोक सकते हो तो रोक लो। कमांडो एक्स, मैंने इस ड्राइवर के पास रहकर इसकी जिस्मानी कुव्वत का अंदाजा कर लिया है। अगर मैं इसके जरिए दाव पेच इस्तेमाल करूंगा तो काम नहीं चलेगा। तुम्हारे साथ टकराने के लिए कुव्वत की भी जरूरत है, वो इस ड्राइवर के पास नहीं है। आज हालात तुम्हारे मुआफिक हैं, तुम बेशक इसे ले जाओ, लेकिन तुम्हारी यह कामयाबी जल्द ही नाकामी में बदलने वाली है। यानी तुम शीबा को हासिल करने इसराइल आओगे। जिस्मानी तौर पर नहीं आऊंगा, लेकिन मेरे साथी वहां पहुंचेंगे। तुम इसराइली कमांडोज को बच्चों का शोभा समझ रहे हो, इसलिए महज अपने साथियों को भेजना चाहते हो। मैं तुम्हें बता दूं, उन कमांडोज में 4 ऐसे अफराद हैं जो आज तक किसी भी मुहिम में नाकाम नहीं हुए। जिस काम में हाथ डालते हैं उसे पूरा करती हैं, जिसके मुकाबले आते हैं उसे हमेशा की नींद सुला देती हैं। उन 4 कमांडोज में पहला मैं हूं, कमांडो एक्स, दूसरा कमांडो वाई, तीसरा कमांडो जेड और चौथा कमांडो गुमनाम है। उसे कमांडो लास्ट ब्लास्ट कहती हैं।
मैंने हंसते हुए कहा, जिन दिनों सोनिया तेलबैब में थी तुम चारों कमांडो ने उसका क्या बिगाड़ लिया? हम अहकामात के पाबंद हैं। हुकूमत ने हमें बैरक से निकलने की इजाज़त नहीं दी थी। असफंदियार को पूरा यकीन था कि सोनिया उसके काबू में है। जब मोहतरम की यह खुशफहमी खत्म हुई तो खेल बिगड़ चुका था। सोनिया यहाँ से निकल चुकी थी। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं सुन रहा हूँ। तुम और सोनिया कुछ नहीं हो, सिर्फ किस्मत के धनी हो, मगर किसी की किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। यकीन ना हो तो शीबा को हासिल करने आओ, हम यकीन दिलाती हैं। वो तुम्हारी आखिरी कोशिश होगी। हम चारों कमांडोज में से कोई एक तुम दोनों के लिए काफ़ी है। जीप रुक गई। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर ज़मीन पर उतर गया था। कमांडो ने जीप से उतरकर शीबा को अपने कंधे पर लाद लिया, फिर वहां से जाने लगा। ड्राइवर ने गुस्से से मुट्ठियां भींचते हुए कहा, मिस्टर फरहाद, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इससे टकरा जाऊंगा। पाश पाश हो जाओगे। कोई बात नहीं मिस शीबा, पर हम लोगों का हक है। अपना हक हासिल करने के लिए जान दे दूंगा। बाबा साहब के दायरे में हमेशा के लिए यादगार बनकर रहूंगा। मैं इजाज़त नहीं दे सकता। चुपचाप गाड़ी मोड़कर इदारे में जाओ। वो मेरी हदायत पर अमल करने लगा। जब तक गाड़ी घूमकर वापस जाती रही, मैं उसके जरिए हेलीकॉप्टर की तरफ देखता रहा। वो शीबा के साथ उसमें सवार हो गया था। अब हेलीकॉप्टर बुलंद होता जा रहा था। बेशक हम सब बेबस हो गए थे, लेकिन बेबसी का मतलब हमारी कमजोरी नहीं थी। हम ताकत, जहानत, सलाहियत और दूसरे तमाम एतबार से किसी तरह भी कमतर नहीं थे। पलक झपकते ही शीबा के अगवा को नाकाम बना सकते थे, लेकिन वो हमें जिंदा न मिलती। हम अपनी गर्ज की खातिर उसकी जिंदगी से नहीं खेल सकते थे। कमांडो एक्स ने कहा था कि मैं और सोनिया खुशकिस्मती से बच निकलते हैं। दरअसल वो खुश नसीब था जो बचकर जा रहा था। मैंने शेख साहब के पास पहुंचकर कहा, हमारा ये इदारा मीलों दूर तक फैला हुआ है। यहाँ 3 मंजिला हॉस्टल हैं जहाँ तुलबा और तालिबात रहती हैं। इदारे के अहम अफराद मुख्तलिफ क्वार्टर्स में हैं और क्वार्टर्स का सिलसिला दूर तक फैला हुआ है। फिर कमांडो एक्स को कैसे पता चला कि शीबा किस क्वार्टर में मिलेगी? फिर उसे किस तरह एक जीप आसानी से मिल गई? उन्होंने कहा, उस जीप की देखभाल वही ड्राइवर करता है जो शीबा और कमांडो एक्स को लेकर गया है। मैंने उसके दिमाग में रहकर मालूम किया है वो बेकसूर है। वो ड्यूटी पर नहीं था, अपने कमरे में आराम कर रहा था। वो शीबा के क्वार्टर के करीब रहता था। कमांडो को वहां तक पहुंचने में आसानी हुई। उसने रिवॉल्वर दिखाकर उसे मजबूर किया। सवाल यह पैदा होता है, कमांडो एक्स को शीबा और ड्राइवर का क्वार्टर कैसे मालूम हुआ? उसे किसने बताया कि उन दोनों को काबू में करने के बाद आसानी से जीप हासिल होगी और वो वहां से निकल सकेगा? शेख साहब ने तायीद में सर हिलाकर कहा, मैं समझ रहा हूं, हमारे इदारे में शिगाफ पड़ गया है। दुश्मन यहां दाखिल होने लगे हैं। मैं आज से एक फर्द का मुहासबा करूंगा। जबरदस्त पाबंदियां आयद करूंगा। बाहर का कोई शख्स, किसी भी चोर रास्ते से अंदर नहीं आ सकेगा। मैंने कहा, मुहासबा करते वक्त चंद अहम नुक्ते याद रखें। कमांडो एक्स किसी गाड़ी में छुपकर बाहर से आया था। अंदर एक या एक से ज्यादा ऐसे यहूदी जासूस हैं जिन्होंने उसे शीबा और ड्राइवर के क्वार्टर तक पहुंचाया। तीसरी बात यह कि आप इस इदारे के एक फर्द से ज़ाती तौर पर मुलाकात करें। मैं आपके जरिए उनकी बातें सुनता रहूंगा। उनके दिमाग में पहुंचकर यहूदी सुराग रसानों को ढूंढ निकालूंगा। बेशक तुम मेरे साथ रह सकते हो, मगर तुम्हें अपनी जगह मसरूफ रहना चाहिए। क्या आप इन सुराग रसानों की तरफ से ज्यादा परेशान नहीं है? परेशानी तो जरूर है। मैं यहाँ का मुंतज़िम आला हूँ। शीबा अगवा की गई है, यहाँ दुश्मन घुस आए हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन छुपे हुए लोगों को ढूंढ निकालूं और शीबा को वापस लाऊं। फिलहाल तुम अपनी जगह मौजूद रहो। आप मुझे बार बार जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? कोई मसलियत है? तुम मेरे दिमाग में ज्यादा देर तक ना रहो, अपने मामलात से निमटने की कोशिश करो। जब शीबा इसराइल पहुंच जाएगी और होश में आएगी तो मुझसे राब्ता कायम करना। फिलहाल जाओ। मैं चाहता तो चुपचाप उनके दिमाग में मौजूद रहता, लेकिन उनका हुक्म सब मानते हैं, मैं भी मानता हूं, इसलिए वहां से चला आया। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मैंने बिस्तर से उठकर उसे खोला। लेडी सेक्रेटरी चंद कनीजों के साथ फिर आई। वह कनीजें एक बड़ी सी ट्रॉली में मेरे लिए खाने पीने का सामान लाई थी। लेडी रोजीना बड़ी फराख दिली से मेज़बानी का मुजाहरा कर रही थी। खाना देखकर याद आया, मैंने पिछली रात ल्यूचिन के साथ होटल में खाया था। उसके बाद अब तक भूखा हूं। बेपनाह मसरूफियात में भूख नहीं लगती, अलबत्ता खाना देखकर भूख चमक उठती है। मैंने खूब सैर होकर खाया। तरह तरह की लजीज डिशें थी। खाने के बाद मैंने पेट को सहलाते हुए कहा, खूब खाया, अब जरा आराम से लेटूंगा। ये चीज़ें ले जाओ और मुझे तनहा छोड़ दो। लेडी सेक्रेटरी मेरी मर्जी के मुताबिक कनीज़ों को हुक्म देकर चली गई। उसके जाने के बाद वो चारों कनीज़ें खाने का एक एक सामान और ट्रॉली लेकर जाने लगी। आखिरी कनीज़ ने जाते वक्त चोर नज़रों से इधर उधर देखा, फिर आस्तगी से कहा, मादाम का मशवरा है, आप ज़्यादा देर ना तनहा रहें, ना खामोश रहा करें, वरना ख्याल ख्वानी का शुबा होगा। ये कहते ही वो तेजी से चलते हुए कमरे के बाहर चली गई। मैं उसे ताज्जुब से देखता रहा। लेडी रोजीना के फार्म में सेक्रेटरी के बाद ये दूसरी अंग्रेजी बोलने वाली नजर आई थी। मैंने फौरन ही उसके दिमाग में छलांग लगाई। वो एक तुर्की दोशीज़ा थी। लेडी रोजीना ने ऐसी कितनी ही बेरोजगार लड़कियों को, जिन्हें रोजगार की तलाश थी और जो तुर्की के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों से आई थी, उन्हें अपने यहाँ मुलाजमत दी थी। वहाँ मुलाजमत करने की एक कड़ी शर्त थी, और वो ये कि लड़कियाँ शादी ना करें, किसी मर्द से कोई रिश्ता कायम ना करें। अगर उनके लिए शादी ज़रूरी हो जाए तो वो मुलाजमत छोड़कर जा सकती हैं।
मुलाजमत छोड़ने पर अच्छी खासी रकम दी जाती, मगर वहाँ काम करने वाली लड़कियां वापस जाना पसंद नहीं करती थीं। एक तो इतनी ज़्यादा तनख्वाह मिलती थी जिसकी वो तवक्को नहीं कर सकती थी, फिर अमेरिका जैसे मुल्क में रिहाइश इख्तियार करने की आसानी होती। लेकिन एक कबाहत यह थी कि वहाँ की ऐशो निशात से भरी हुई जिंदगी में उनका हिस्सा नहीं था। हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती, वो भी फार्म में रहकर गुजारना पड़ती। बाहर जाकर किसी से दोस्ती करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी मुलाजमत करने वाली अक्सर लड़कियां यही सोचकर वहाँ रह जाती थी कि कम अज़ कम 30 बरस तक खूब दौलत कमाएंगी, फिर बाकी ज़िंदगी किसी से शादी करके ऐशो इशरत में गुजारेंगी। लेडी रोजीना ने बड़ी सहूलतें फराहम की थीं। मुलाजमत छोड़ने के बाद भी बड़ी रकमें अदा करती थी। ऐसी सूरत में कोई लड़की उसे बेवफाई या गद्दारी का तस्वुर भी नहीं करती थी। वो अपनी लेडी को भला धोखा कैसे देती, जबकि किसी वक्त भी मुलाजमत छोड़ देने की इजाज़त थी। इन लड़कियों ने अक्सर देखा था, अगर कोई साथी लड़की फॉर्म में काम करने वाले किसी मर्द की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती या उससे शादी करना चाहती तो लेडी रोजीना राजी खुशी इजाज़त देती थी, फिर उन्हें अच्छी खासी रकम देकर फॉर्म से रुखसत कर देती। वो नहीं चाहती थी उसके यहाँ मुलाजमत करने वाले मियाँ बीवी की हैसियत से ज़िंदगी गुजारें और बच्चे पैदा करते रहें। जितनी आबादी फॉर्म में बढ़ेगी उतने ही मसाइल बढ़ते जाएंगे, फिर माँ बाप अपने बच्चों के बायस कमज़ोर पड़ते जाएंगे। कोई भी बाहर से आने वाला उन्हें ब्लैकमेल कर सकता है, लेडी रोजीना के खिलाफ उन्हें गद्दारी पर आमादा कर सकता है। बहरहाल मुझे जिस लड़की के दिमाग में जगह मिली उसका नाम रीना था। वो अपनी उम्र की 25वीं बहार गुजार रही थी। दिल में अरमान थे, जज्बे थे, तूफान थे, मगर वो सोचती थी 30 बरस तक मुलाजमत करेगी ताकि अच्छी खासी रकम जमा हो जाए। लेडी रोजीना ने अपनी दानिश्त में बड़ी सख्त पाबंदियां आयद की थीं और उनके लिए सहूलतें भी फराहम की थी, लेकिन पाबंदियों में रहकर अक्सर लड़कियां गुमराह हो जाती हैं। उसे भी गुमराही का मौका मिल गया। वहाँ तकरीबन 6 उधेड़ उम्र की ऐसी औरतें थीं जो तमाम लड़कियों की सुपरवाइजर थीं। उनकी निगरानी करती थी, लड़कियों के खाने पीने, आने जाने और सोने जागने का हिसाब रखती थीं ताकि वह बेराह रवि इख्तियार न कर सकें। ऐसी एक मदाम उनके साथ बेतकल्लुफ़ हो गई थी। लेडी रोजीना ठीक ही सोचती थी कि किसी भी लड़की को किसी से बेतकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए। इस बेतकल्लुफ़ी का नतीजा ये हुआ कि रीना उस मादाम के इशारों पर चलने लगी। रीना के अलावा ऐसी और कई लड़कियां थीं जो तिब्बी शोबे से ताल्लुक़ रखती थीं, मादाम के ज़ेर असर थी। उनमें से 2 लड़कियां उस फॉर्म में मुलाजमत करने वाले 2 जवानों से मोहब्बत करती थीं। उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन इतनी जल्दी मुलाजमत छोड़ना नहीं चाहती थी। ऐसी सूरत में उधेड़ उम्र की मादाम ने उन जवानों से मुलाकात कराने के मौके फराहम किए थे। इस तरह वो लड़कियां मादाम को चाहती थीं और उसके हर हुक्म की तामील करती थीं। यही वजह थी कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट में आसानी से तब्दीली हो गई। मेरे खून का ग्रुप बदल दिया गया और मेरी जिल्द की तज्जियाती रिपोर्ट भी वो थी जिसकी हम तवक्को नहीं कर सकते थे। और मेरा दिल कह रहा था सोनिया यहाँ मौजूद है, उसी ने यह तमाम चक्कर चलाया है। कमबख्त ने मेरे साथ भी चक्कर चला रखा था, मुझे पाबंद कर दिया था और मैं उसके दिमाग में नहीं पहुंच सकता था। मेरी भलाई सोचने वाली और मुझे ख्याल ख्वानी से रोकने वाली वही हो सकती थी। वही छुप छुपा कर देख रही होगी और समझ रही होगी कि कोई मुझे छुपकर ख्याल ख्वानी करते देख सकता है और मेरी असलियत मालूम कर सकता है। लेकिन ख्याल ख्वानी के बगैर चारा नहीं था। मैंने बहुत देर से पौमी की खबर नहीं ली थी। थोड़ी देर बाद शीबा होश में आने वाली थी, उसके साथ रहना भी ज़रूरी था। सुपर मास्टर के पास जाकर उसकी दूसरी मसरूफियात के मुतालिक भी मालूम करना था। और भी छोटे बड़े कई मसले थे जो मुझे ख्याल ख्वानी पर मजबूर करते थे। मैंने वहां से उठकर दरवाजे को अंदर से बंद किया। दूसरे दरवाजे और खिड़कियों पर भी पर्दे पड़े हुए थे, बाहर से कोई देख नहीं सकता था। फिर भी एहतियात लाजमी थी। मैंने सेंटर टेबल पर पड़े हुए रिसालों में से एक रिसाला उठाया, उसे लेकर सोफे पर बैठ गया। अब कोई मुझे कहीं से चुप कर देखता तो यही समझता कि मैं पढ़ने में मसरूफ़ हूँ। मैंने रिसाले को खोला, फिर उसके एक सफ़े पर नज़र जमाते हुए पोमी के पास पहुँच गया। रेड पावर के आदमियों का कब्जा उस रेस्ट हाउस पर हो गया था जहाँ से खुफिया रास्ता मिस्टर नोकू के किले तक जाता था। उस रेस्ट हाउस में 2 मुसल्ला गार्ड्स और वहाँ का एक इंचार्ज था। वो तीनों मारे गए थे, उनकी जगह बॉस के आदमियों ने ले ली। पोमी तकरीबन 15 मुसल्ला अफराद के साथ उस तहखाने में उतर गई थी। वहाँ से एक सुरंगनुमा रास्ता दूर तक जाता था। वो रास्ता हमवार नहीं था। 100-200 कदमों के फासले तक बुलंदी तक सीढ़ियाँ जाती थीं। उन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद वैसे ही हमवार रास्ता आता था, फिर बुलंदी तक सीढ़ियाँ जाती थीं। यानी नोकू का किला पहाड़ी की बुलंदी पर था। वहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसी सीढ़ियों का होना लाजमी था। सुपर मास्टर ने इस रास्ते को बनाने में बड़ी रकम खर्च की थी। मैंने मालूम किया था तकरीबन 150 मजदूरों ने यह काम किया था। जब काम मुकम्मल हो गया था तो उसने उन मजदूरों को मुख्तलिफ बहानों से मुख्तलिफ मुकामात तक पहुंचाकर हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था ताकि खुफिया रास्ते को जानने वाला कोई ना रहे। इस खुफिया रास्ते की निगरानी करने वाले बज़ाहिर 3 अफराद थे जो रेस्ट हाउस में मुकीम थे। एक वही रेस्ट हाउस का इंचार्ज और 2 मुसल्ला अफराद। लेकिन चोर रास्ते में भी जगह जगह नादीदा हिफाजती इंतजाम किए गए थे। अगर कोई रेस्ट हाउस से गुजर कर इस रास्ते तक पहुंच जाता तब भी नोकू के किले तक नहीं पहुंच सकता था। इस सुरंग में कई जगह खतरनाक रुकावटें थीं। अगर कोई पहले से जानता ना हो तो पहली रुकावट में उसकी जिंदगी का खात्मा हो सकता था। मैंने पोमी को तमाम खतरात से पहले ही आगाह कर दिया था, उसे बता दिया था कि इन रास्तों से किस तरह गुजरा जा सकता है।
जब मैं उसके पास पहुंचा तो उस वक्त तक वह 2 खतरनाक रास्तों से गुजर चुकी थी। तीसरे रास्ते पर पहुंचकर रुक गई थी। वहां सुरंग की छत से बेशुमार लोहे की नोकीली मेखें निकली हुई थी। उस छत के साए में आगे बढ़ती वह नोकीली छत गुजरने वाले के ऊपर एक धमाके से आकर गिरती थी और जीते जागते इंसान का कीमा बनाकर रख देती। पॉमी वहां पहुंचकर अपने साथियों के साथ रुक गई थी। वह सुरंग 6 फुट चौड़ी थी और कीमा बनाने वाली छत 6 गज के फासले तक गई थी, यानी वहां से गुजरने वाले को 18 फुट तक चलना पड़ता। पॉमी जिम्नास्टिक के करतब दिखा सकती थी। 18 फुट तक जमीन पर बगैर कदम रखे दौड़ती हुई एक छलांग में यहां से वहां तक जा सकती थी, मगर यह सभी के लिए मुमकिन नहीं था। मैंने उसे बता दिया था इस छत के साए में कदम रखने से पहले दाएं तरफ की दीवार में जितने पत्थर चुने गए हैं उनमें से एक पत्थर ऐसा है जिसे जरा सी मेहनत के बाद बाहर निकाला जा सकता है। उसके पीछे कहानी कल है। उसे बाएं से दाएं घुमाया जाए तो वो कुल 10 सेकंड में घूमते हुए अपनी पहली पोजीशन में आ जाती है, यानी 10 सेकंड में जब तक वो अपनी पहली पोजीशन में ना आए उस वक्त तक छत अपनी जगह रहती है। फिर 10 सेकंड के बाद कोई भी वहां से गुजरे तो उस पर आ गिरती है। इसका मतलब था कि उस कल को दाएं तरफ घुमाने के बाद 10 सेकंड के अंदर उस 18 फुट के फासले को पार करना था। अगर कोई रह जाता तो फिर हमेशा के लिए रह जाता। पॉमी ने उस पत्थर को ढूंढ निकाला। वो मुसल्ला जवानों से कह रही थी, इसे इस दीवार से खींचकर बाहर निकालो। वो पीछे हट गई थी। 2 नौजवान उस पत्थर को दीवार से निकाल रहे थे। जरा सी मेहनत के बाद वो पत्थर बाहर आ गया। पीछे वही लोहे की कल दिखाई दी जिसका जिक्र मैंने किया था। उसने एक जवान से स्टॉप वॉच ली, फिर उन नौजवानों से कहा, देखो मैं इस कल को दाएं तरफ घुमा रही हूं। 10 सेकंड में ये घूमते हुए फिर अपनी जगह आएगी। इन 10 सेकंडों में छत अपनी जगह कायम रहेगी। तुम लोगों को 4-4 6-6 की टोली बनाकर यहां से गुजरना है। अगर किसी ने 1 सेकंड की भी देर की तो वो जान से जाएगा। वो लोग कभी उस नोकीली छत को और कभी फर्श को देख रहे थे जहां से पांव रखते हुए गुजरना था। पॉमी ने कहा, मैं अपने इत्मीनान के लिए इस कल को आजमाना चाहती हूं ताकि हम सब मुतमईन होकर छत के साए से गुजर सकें। ये कहते हुए उसने कल को बाएं से दाएं घुमा दिया। इसके साथ ही स्टॉप वॉच के बटन को दबाया। सेकंड का कांटा तेजी से हरकत करने लगा। इसके साथ ही पॉमी ने उस पत्थर को जो कि दीवार से निकाला गया था उससे फर्श पर फेंक दिया जहां से उन्हें गुजरना था। वह सब गौर से कभी पत्थर को और कभी छत को देख रहे थे। ठीक 10 सेकंड में वो कल घूमते हुए जैसे अपनी जगह आई, ऊपर से वो नोकीली छत एक धमाके से आकर नीचे गिरी। फिर चंद सेकंड में ऊपर अपनी जगह वापस जाकर जम गई। वो पत्थर जो फर्श पर रखा हुआ था चिकनाचूर हो गया, रेजा रेजा होकर दूर तक बिखर गया। पॉमी ने कहा, जब तक पत्थर का वजन इस फर्श पर रहा छत नीचे आकर गिरी। जैसे वो पत्थर मुंतशिर हुआ उसका वजन तकसीम हो गया और फर्श पर बोझ ना रहा तो छत वापस अपनी जगह चली गई। ये बात सबकी समझ में आ गई। उन्होंने अपने अपने सामान को संभाला। फिर 6-6 की टोली में उस हिस्से को पार करने के लिए तैयार हो गए। पॉमी ने उस कल को दोबारा दाएं तरफ घुमा दिया, फिर कहा, दौड़ो। इसके साथ ही 6 मुसल्ला जवान दौड़ते हुए उस फर्श पर से गुजरते हुए 18 फुट का फासला पार कर गए। एक तन्हा आदमी के लिए 10 सेकंड में इस फासले को पार करना कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर 6 आदमी बैक वक्त गुजरते तो एक दूसरे से टकरा सकते थे, गिर सकते थे, उठकर भागने में देर हो सकती थी। लेकिन वो सब तजुर्बाकार थे, कई खतरनाक मुकामात से गुजर चुके थे। वहां भी वो जचे तुले कदमों से गुजरते हुए पार हो गए थे। वैसे किस वक्त किसको कहाँ ठोकर लगती है ये पहले से कोई नहीं जानता। दूसरी बार यही हुआ। 6 आदमी जब उस फासले को पार करते हुए गए तो एक जवान का तवाज़ुन बिगड़ गया। वो लड़खड़ा कर गिरा। उसने संभलने के लिए दूसरे का सहारा लेना चाहा तो उसे भी अपने साथ ले गिरा। ऐसे नाजुक वक्त में 10 सेकंड की मोहलत कुछ नहीं होती। गिरने, संभलने और फिर उठकर दौड़ने में जरा वक्त लगता है। वो दोनों फौरन ही उठकर भागे, मगर 1 सेकंड की देर हो गई। जैसे ही वो किनारे तक पहुंचने लगे ऊपर से छत एक धमाके से उन पर आकर गिरी। तमाम साथी दम बखुद रह गए। पॉमी का सर झुक गया। उनकी आखिरी चीख उस सुरंग के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजती गई। फिर सन्नाटा छा गया। बैक वक्त 2 साथियों की मौत अफसोसनाक थी। उसने सर उठाकर देखा, वो नोकीली छत एक झटके से ऊपर अपनी जगह पहुंचकर थम गई थी। उनके दोनों साथी मुर्दा हो गए थे और नोकीली मेखों में फंसकर छत के साथ ऊपर चले गए थे। वहां से उनका खून रिस रहा था और फर्श पर गिरता हुआ एक तरफ बहता जा रहा था। पॉमी गौर से उस हिस्से को देख रही थी जहां वो लहू बह रहा था। उसके पास 3 मुसल्ला जवान रह गए थे। बाकी 6-6 की टोली में 12 अफराद पार होने गए थे। उनमें से 10 जिंदा रह सके थे। एक जवान ने पॉमी से कहा, मिस आप क्या सोच रही हैं? क्या हमें पार नहीं जाना चाहिए? वो बोली, जाना तो चाहिए, मैं हिसाब लगा रही हूँ। हमारे 2 साथियों का लहू फर्श पर फैल रहा है। हम चारों को यह ख्याल रखना होगा कि यहाँ से दौड़ते वक्त हमारा पाँव उस लहू पर ना पड़े, वरना हम फिसल कर वहीं रह जाएंगे। उसके 3 साथियों ने कहा, पहले आप यहाँ से चली जाएं, आखिर में हम आएंगे। हम 2-2 की टोली में जाएंगे। ये कहकर पॉमी ने उस कल को दाएं तरफ घुमाया और फिर अपने साथी के साथ तेजी से दौड़ती हुई उस फर्श पर से गुजरती हुई जब लहू के करीब पहुंची तो वहां से छलांग लगाकर कलाबाजी खाते हुए पार हो गई। चूंकि फर्श पर पॉमी और उसके साथी का बोझ पड़ा था, लिहाजा 10 सेकंड पूरे होते ही वो छत फिर नीचे एक धमाके के साथ आकर वापस चली गई। इसके बाद बाकी 2 साथियों ने भी यही किया।
और बखैरियत उस कातिल छत के नीचे से गुजर कर चले आए। वो लोग जहां पहुंच गए थे वहां से वापसी का वही रास्ता इख्तियार करते तो दूसरी तरफ भी ऐसा एक पत्थर था जिसे हटाने के बाद वैसी एक कल नजर आ रही थी। उसे भी दाएं तरफ घुमाने के बाद 10 सेकंड की मोहलत मिलती और इसी तरह वो पार होकर वापस आ सकते थे। बहरहाल अभी तो किला सर करने और द किलर का सर हासिल करने के मरहले से गुजरना था। अगरचे मैंने सुपर मास्टर के दिमाग में रहकर इस खुफिया रास्ते से गुजरने के तमाम हथकंडे मालूम कर लिए थे, ताहम एक बार फिर एहतियातन मालूमात हासिल करना चाहता था। इसके लिए मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। फिर मैंने पौमी के पास पहुंचकर कहा, मैंने यहाँ के खतरात से मुतल्लिक तुम्हें तफसील से आगाह किया था, क्या तुम्हें सब याद है? हाँ। अब हमारे सामने जो सीढ़ियाँ आ रही हैं ये भूल भुलैयों की तरह हैं। मुझे याद रखना होगा कि इन सीढ़ियों के किन पायदानों पर कदम रखना चाहिए। तुम बोलती जाओ, मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम्हें याद है या नहीं। उसने कहा, पायदान नंबर 1, फिर 2 को छोड़ दिया जाए, 3 और 4 पर कदम रखा जाए, 5 को छोड़ दिया जाए, 6 पर कदम रखा जाए, 7 और 8 को छोड़ दिया जाए। वो बोलती जा रही थी, मैं सुनता जा रहा था। फिर मैंने कहा, तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है, अब अपने साथियों को यही बताती जाओ। इसके मुताबिक वो जीने की बुलंदी पर पहुंच जाएंगे, यह आखिरी मरहला है। इसके बाद जीने की बुलंदी वाला दरवाज़ा खोलकर किले के एक खुफिया कमरे में पहुंच जाओगी। उसने पूछा, अगर किसी गलत पायदान पर पाँव पड़ गया तो क्या हश्र होगा? जैसे ही किसी गलत पायदान पर पाँव पड़ेगा वहां अचानक खला पैदा होगा और पाँव रखने वाला नीचे एक गर्म पानी के हौज में चला जाएगा। वहां इतना खोलता हुआ पानी है कि उसे जिद्दोजहद करके वापस जीने तक पहुंचने का मौका नहीं मिलेगा। वो पानी उसकी खाल और गोश्त को देखते ही देखते गला कर रख देगा। वो अपने साथियों को बताने लगी कि कौन कौन से पायदान पर कदम रखना चाहिए। वो 5-5 की तादाद में जीने के पहले पायदान पर खड़े हो गए। फिर जैसे जैसे पौमी नंबर बताती गई वो उन पर कदम रखते हुए ऊपर जाने लगे। इस तरह वो बारी बारी बाहिफाजत ऊपर पहुंच गए। यूं देखा जाए तो उन्हें कोई खतरा पेश नहीं आया। अगर ये टेलीपैथी का इल्म ना होता और कबल अज़ वक्त मालूमात हासिल ना होती तो उनमें से कोई इस जीने के दूसरे तीसरे पायदान से ऊपर नहीं जा सकता था। सब गर्म पानी के हौज में पहुंच जाते। अब वो उस दरवाजे के सामने खड़े थे जिसे खोलते ही नोकू के किले में दाखिल होने वाले थे। एक मुसल्ला जवान ने आगे बढ़कर कहा, पहले मैं दरवाज़ा खोलकर जाऊंगा। पौमी ने कहा, मेरी और तुम्हारी जान एक जैसी, हम दोनों इंसान हैं, फिर मैं क्यों ना पहले जाऊं? हम आपके बॉडीगार्ड्स हैं, आपके जिस्म जान की हिफाजत करने वाले, लिहाजा मुझे इजाज़त दीजिए प्लीज़। वह मुस्कुराकर बोली, अच्छा जाओ। कोई खतरे की बात नहीं थी, ये बात पौमी जानती थी। वो खुदकार आहनी दरवाज़ा था, एक कल को एक तरफ घुमाते ही दरवाज़ा खुलने लगता। जब वो दरवाज़ा खुल गया तो वो यके बाद दीगरे वहां से गुजरते हुए एक तंग राहदारी में पहुंचे। पूरी सुरंग में रोशनी का खास इंतजाम था। राहदारी अगरचे तंग थी मगर रोशन थी। सामने ही एक और दरवाज़ा नजर आ रहा था। मैंने कहा, इस दरवाजे की दूसरी तरफ एक खुफिया कमरा है, उस कमरे से गुजरकर दूसरे दरवाजे को खोलोगी तो एक स्टोर रूम में पहुंचोगी। जब स्टोर रूम से गुजरकर तीसरे दरवाजे को खोलोगी तो मिस्टर नोकू के शानदार बेडरूम में पहुंचोगी। अगरचे नोकू अब नहीं रहा लेकिन दूसरा इस किले का मुंतज़िम आला मौजूद है, शायद उससे तुम्हारी मुलाकात हो जाए। मैं जा रहा हूं, थोड़ी देर बाद फिर आऊंगा। जरा 1 मिनट। अगर बेडरूम में किले का मौजूदा सरबरा मौजूद हुआ तो वह समझ लेगा कि हम किसी खुफिया रास्ते से आए हैं। किसी को यह समझने का मौका ना दो कि तुमने खुफिया रास्ता इख्तियार किया है। जो इस बात पर शुबा करे तुम उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। अगर किले के सरबराह से मेरा सामना हुआ तो मैं उससे बात करूंगी। तुम उसके दिमाग में पहुंच सकोगे, उसके जरिए टेलीफोन कराओगे और दूसरी तरफ से बात करने वालों के दिमागों में भी पहुंच सकोगे। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकूंगा। इस किले में जब तक द किलर छुपा रहता है किले का मौजूदा सरबराह कंप्यूटर के जरिए उसे कंट्रोल में रखता है, जिस तरह मिस्टर नोकू उसे अपने काबू में रखता है। जो शख्स द किलर के दिमाग को कंट्रोल करता है वो योगा का माहिर होता है, ताकि हम टेलीपैथी जानने वाले उसके दिमाग में ना पहुंच सकें। लिहाजा उससे तुम्हारा सामना हो तो पहली फुर्सत में गोली मार देना, उससे कुछ हासिल करने की तवक्को मत रखना। तुम्हें इतनी जल्दी वापस जाने की क्या ज़रूरत है? क्या मैं तुम्हारे साथ रहकर फिल्मी गीत गाऊं? वास्तव बोली। मेरा दिल गुनगुनाते गुनगुनाते मायूस हो गया। कितनी खुश हो रही थी कि तुम्हारे पास आऊंगी, और हालात मुझे कहाँ ले आए हैं? एक बात बताओ, पूछो। जब मैं इस मुहिम में कामयाब हो जाऊंगी, द किलर का सर हासिल कर लूंगी, तो मुझे यहाँ से कहाँ वापस जाना होगा? इदारे में जाना चाहिए, ताकि वहां से दूसरी मुहिम पर रवाना हो सको। नहीं फरहाद, जब तक तुम यहाँ हो मैं इस मुल्क को छोड़कर नहीं जाऊंगी। पागल ना बनो। हम जनाब शेख अल फारस का एहतराम करते हैं और उनका हुक्म मानते हैं। तुम्हें भी उनके हुक्म की तामील करना चाहिए। वो मायूस होकर सोचने लगी। फिर उसने कहा, अभी तो मेरे साथ रहो। मैं इस किले के सरबराह को गोली नहीं मारूंगी, सिर्फ जख्मी करूंगी, ताकि वो सांस रोकने का मुजाहरा ना कर सके और तुम्हें उसके दिमाग में जगह मिल जाए। उसके जरिए तुम बहुत कुछ कर सकते हो। चलो मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, वैसे तुम बहुत जिद्दी हो। वो मुझे जीत कर मुस्कुराने लगी। उसने आगे बढ़कर दरवाजे को खोला। उस कमरे में पहुंच गई जो बिल्कुल खाली था। उसके पीछे तमाम मुसल्ला जवान दबे कदमों अंदर आ गए। कमरे में ना खिड़कियां थी ना कोई रोशनदान। वो सब दूसरे दरवाजे के पास आए। पौमी ने दरवाजे से कान लगाकर दूसरी तरफ की आहट सुनने की कोशिश की। वो दरवाज़ा नंबरों के जरिए मुकफ्फल होता था और उन्हीं मखसूस नंबरों के जरिए खुलता था। वो नंबर मैंने पौमी को बता दिए।
उसने बड़ी आहिस्तगी से नंबरों को डायल किया, फिर दरवाजे को धीरे धीरे खोल दिया। अब उन्हें एक बड़ा सा स्टोर रूम नजर आ रहा था। वो सब मोहतात अंदाज में चलते हुए उस रूम में पहुंच गई। वहां सिर्फ एक रोशनदान था। रोशनदान के नीचे बड़ी सी अलमारी थी। पोमी ने अलमारी के ऊपरी हिस्से पर हाथ रखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ती चली गई। वहां से हल्की रोशनी आ रही थी। उसने ऊपर पहुंचकर रोशनदान से झांकते हुए देखा। दूसरी तरफ एक बहुत ही खूबसूरत सजी सजाई ख्वाबगाह थी, मगर कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने कहा, रोशनदान से ख्वाबगाह का तमाम हिस्सा नजर नहीं आ रहा है, और जो नजर नहीं आ रहा है हो सकता है उधर कोई हो। अब कोई हो या ना हो, हमें तो आगे बढ़ना ही है। वो आहिस्तगी से नीचे उतर गई। मैंने कहा, ख्वाबगाह में पहुंचकर चाकू इस्तेमाल करो या फिर साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर, आवाज नहीं होना चाहिए। वो उस दरवाजे के पास पहुंच गई जो ख्वाबगाह की तरफ खुलता था। उसने बड़ी आहिस्तगी से उसे खोलकर जरा सा सर निकालते हुए देखा। पूरी ख्वाबगाह नजर आ रही थी। वहां कोई नहीं था। वह दबे कदमों चलते हुए बाथरूम के पास पहुंची, फिर दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगी। अंदर शावर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी, साथ ही कोई गुनगुना रहा था। बेचारा, हंसने बोलने गाने और गुनगुनाने वाला आदमी समझ नहीं पाता कि वो उसकी जिंदगी की आखिरी हंसी और गुनगुनाहट हो सकती है। चंद सेकंड के बाद एक नुस्वानी गुनगुनाहट सुनाई दी। इसका मतलब था बाथरूम में दो हंसों का जोड़ा है। मिस्टर नोकू के बाद इस किले का जो आका बनकर आया था वो खासा रंगीन मिजाज मालूम होता था। मुझे उस नामालूम औरत की आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, अब मैं जा रही हूं, ज्यादा भीगने से जुकाम हो जाता है। पोमी ने सोच के जरिए मुझसे कहा, वो आ रही है। मैंने कहा, वो आने कब देगा? वो जेर लैब मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, मैं अंदर जा रहा हूं, उस औरत को दरवाजा खोलने पर मजबूर करूंगा। शर्म नहीं आती? ऐसी जगह जाओगे? बाज मुकामात ऐसे होते हैं जहां इखलाकी तकाजे पूरे नहीं किए जा सकते। अगर मैं अंदर ना गया तो पता नहीं कब तक यहां खड़ी रहोगी। मोहब्बत और जंग कब तक जारी रह सकती है इसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। वो बड़ी अपनाइयत से बोली, कुछ भी हो, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। क्या तुम इसी तरह मेरे शाना बशाना काम करना चाहती हो कि जहां फौरी इक़दामात की जरूरत हो वहां महबूबाना अंदाज इख्तियार कर लो? वो कोई जवाब न दे सकी। उससे पहले ही अचानक दरवाजा खुल गया। अगरचे मैं और पोमी एक दूसरे से गुफ्तगू में मसरूफ थे, ताहम हमारा जहन उधर लगा हुआ था। अगर हम गाफिल होते तो वह दरवाजा खोलने वाली मुसल्लह अफराद को देखते ही चीख पड़ती। उससे पहले ही मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। पोमी ने भी हाजिर दिमागी से काम लिया था। जो दरवाजा जरा सा खुला था उसे एक लात मारकर पूरी तरह खोल दिया। अब दो हंसों का जोड़ा पूरी तरह नजर आ रहा था। पोमी ने एक साथ की भी देर नहीं की। उसने साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर से निशाना लिया और गोली दाग दी। रिवॉल्वर से फुसफुसी आवाज निकली। इसके साथ ही उधेड़ उम्र के शख्स ने अपने बाएं बाजू को थाम लिया, तकलीफ से कराहने लगा। पोमी ने उसे निशाने पर रखते हुए कहा, मिस्टर सेकंड नोकू, मैं तुम्हारी जान भी ले सकती हूं, लेकिन जख्मी किया है ताकि अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखो। मैंने उसे सीना के दिमाग को जरा सा आजाद छोड़ते हुए कहा, खबरदार किसी तरह आवाज ना निकालना। वह दहशत ज़दा थी। उसने टेलीपैथी के मुतल्लिक बहुत कुछ सुना था। अपने दिमाग में मेरी आवाज सुनकर एकदम से घबरा गई और उसी घबराहट में फिर चीखना चाहती थी। मैंने उसके दिमाग को एक झटका सा पहुंचाया। वो एकदम से तड़प कर पीछे गई और दीवार से टकरा गई। मैंने उसे संभालते हुए कहा, दोबारा चीखने की हमाकत करोगी तो तुम्हारे शानों पर सर रहेगा मगर सर में दिमाग नहीं रहेगा। वो इनकार में तेजी से सर हिलाते हुए बोली, नहीं बोलूंगी, नहीं चीखूंगी, मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। उसने दोनों हाथों से अपने मुंह को ढांप लिया, फिर वहां से दौड़ती हुई कमरे की तरफ जाने लगी। एक मुसल्ला जवान ने उसे रोका। पोमी ने कहा, इसे बाहर नहीं जाने दो, चीखना चाहे तो गोली मार देना। मैं उसके दिमाग में पहुंच गया, जिसे पोमी ने सेकंड नोकू कहा था। उसके दिमाग ने अपना नाम बताया। मैंने उसे मुखातिब करते हुए कहा, मिस्टर माउंट डेजी, तुम मुझे अपने अंदर महसूस कर रहे हो मगर यहां से निकाल नहीं सकोगे, सांस नहीं रोक सकोगे। तुम्हारे बाजू में पेवस्त होने वाला बुलेट तुम्हें योगा के मुजाहरे की इजाजत नहीं देगा। वह तकलीफ से कराहते हुए बोला, मेरे बाजू में अंगारे दहक रहे हैं, प्लीज मुझे फौरन तिब्बी अमदाद पहुंचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तुम्हारे बाजू से गोली उस वक्त निकलेगी जब मेरे सवालात का सही जवाब दोगे। किसी मामले में धोखा देने की कोशिश करोगे तो यह गोली तुम्हारे साथ कब्र में जाएगी। वो गोली सचमुच उसके लिए अजाब बन गई थी। मैंने पूछा, दी किलर कहाँ है? उसने वही जगह बताई जहां पोमी ने एक बार उसे देखा था। मेरी हदायत पर पोमी के दो साथियों ने उसे सहारा दिया। वो उनके साथ चलता हुआ बेडरूम में आया। मैंने उसे हुक्म दिया था कि किले के असलाह खाने का जो इंचार्ज है उससे गुफ्तगू करे। एक मुसल्ला जवान ने रिवॉल्वर उठाया। माउंट डेजी नंबर डायल करते हुए बोला, मिस्टर फरहाद, मैं फोन पर बात करूंगा तो दूसरी तरफ मालूम हो जाएगा मैं तकलीफ में मुब्तला हूं। आप देख रहे हैं मेरी आवाज कांप रही है, तुम फिक्र न करो। उस वक्त तक राब्ता कायम हो गया था। माउंट डेजी ने रिसीवर कान से लगाकर जैसे ही हेलो कहा, मैं उसके दिमाग पर पूरी तरह काबिज हो गया। अब उसकी आवाज में थरथराहट नहीं थी, किसी कमजोरी का शायबा नहीं था। उसने रिसीवर के जरिए कहा, मैं माउंट डेजी बोल रहा हूं। दूसरी तरफ से कहा गया, यस सर, मैं आर्थर बोल रहा हूं। मैंने डेजी की जुबान से कहा, ऑल राइट, मैं मालूम करना चाहता था कि तुम लोग ड्यूटी पर हो या नहीं, दैट्स ऑल।
मैंने रिसीवर उसके हाथ से क्रैडल पर रखवा दिया। पोमी और उसके साथियों को मालूम हो चुका था कि द किलर कहाँ है, माउंट डेजी के उस महल नुमा हिस्से में कितने मुसल्लह अफराद हैं और कहाँ कहाँ उनकी ड्यूटी है। मैंने कहा, पोमी जाओ और द किलर की गर्दन उतार कर यहाँ से निकल जाओ, मैं इस किले को तबाह करने वाला हूँ। उसके साथियों ने माउंट डेजी को उसके पलंग से बांध दिया, मुंह में कपड़ा ठूंसकर ऊपर से पट्टी बांध दी ताकि वो आवाज न निकाल सके और मुझे हमेशा उसके दिमाग में रहना न पड़े। वो ना तो हरकत कर सकता था, ना मुंह से आवाज निकाल सकता था। उसने सोच के जरिए कहा, मिस्टर फरहाद, तुम्हें खुदा का वास्ता मुझ पर रहम करो। तुमने इतने बड़े और मजबूत किले में सैकड़ों मुसल्लह अफराद किसी पर रहम खाने के लिए रखी हैं। पोमी को इस किले में बुलाकर कैद किया गया था ताकि वो कभी द किलर का सर न ले जा सके, उसके साथियों को भी जिंदा न छोड़ा जाता। क्या उस वक्त हमारी रहम की अपील पर और खुदा का वास्ता देने पर उन्हें रिहा कर दिया जाता? मैंने उसका जवाब नहीं सुना। बाहर से फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। पोमी और उसके साथी वहां के मुसल्लह मुहाफिजों से टकरा गए थे। मैं आर्थर के पास पहुंच गया। वो असला खाने से निकलकर दूसरे मुहाफिजों से पूछ रहा था, ये फायरिंग कैसी हो रही है? उसकी बात खत्म होते ही किले के हर हिस्से में खतरे का अलार्म बजने लगा। आर्थर दौड़ता हुआ अपने दफ्तरी कमरे में आया। वहां टेलीफोन की घंटियां बज रही थीं। रेडियो वाले से इशारे मौसूल हो रहे थे। उसके मातहत टेलीफोन और ट्रांसमीटर अटेंड कर रहे थे। ये मालूम हो चुका था कि माउंट डेजी के महल नुमा हिस्से में फायरिंग हो रही है, लेकिन यह पता नहीं चल रहा था फायरिंग क्यों हो रही है, किसके खिलाफ हो रही है। क्या इस महल में ड्यूटी देने वाले मुहाफिज आपस में लड़ पड़े हैं? मैं रेडियो वायरलेस और टेलीफोन के जरिए दूर दूर की आवाजें सुन रहा था और किले के हर हिस्से में खास खास आदमियों के दिमागों तक पहुंचता जा रहा था। 10 मिनट के बाद यह खबर हर तरफ फैल गई कि पोमी दोबारा किले में दाखिल हो गई है। सब हैरान थे, वो किले के अंदर कैसे पहुंच गई, किसी की समझ में नहीं आ रहा था। कोई ये नहीं सोच सकता था कि वो एक छोटी सी फौज के साथ यहाँ आई है। जो फायरिंग हो रही थी उससे यही समझा जा रहा था फरहाद की टेलीपैथी आपस में एक दूसरे को लड़वा रही है। वहां पहले भी ऐसा हो चुका था और अब भी वो देख रहे थे। माउंट डेजी के सिर्फ महलनुमा हिस्से में नहीं, बल्कि किले के हर हिस्से में लोग आपस में एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे। मैं जहां जहां पहुंच चुका था वहां के लोगों को अपना मामूल बनाकर फायरिंग पर मजबूर करता जा रहा था। अगरचे वहां सैकड़ों मुसल्लह अफराद थे और असले की कमी नहीं थी, इसके बावजूद किसी भी मुसल्लह शख्स को इतनी फुर्सत नहीं मिल रही थी कि वो माउंट डेजी के महलनुमा हिस्से की तरफ जाता। वहां के बड़े बड़े अफसरान को माउंट डेजी की फिक्र थी। उसकी कोई खबर नहीं मिल रही थी और ना ही वो उनसे राब्ता कायम कर रहा था। जब भी कोई अफसर अपने मुसल्लह अफराद के साथ वहां जाना चाहता तो मैं उनसे 2-4 लोगों को अपना मामूल बनाकर उन पर फायरिंग कराने लगता। नतीजा ये होता कि वो आपस में ही उलझ जाते। जितने आला अफसरान थे वो एक दूसरे की मदद के लिए नहीं पहुंच सकते थे। जरा सी देर में यह बात उनकी समझ में आ गई थी कि वो अपनी जगह से दूसरी जगह जाना चाहेंगे तो इसी तरह उनके आदमी आपस में फायरिंग करेंगे और एक दूसरे को हलाक करते रहेंगे। मेरा आखिरी हमला जबरदस्त था। उनके होश उड़ गए। मैं आर्थर के जरिए पूरे असला खाने को तबाह कर रहा था, जिसके नतीजे में वो किला खंडर बनता जा रहा था। मैं पोमी के पास आ गया। बहुत देर हो चुकी थी। उसे अब द किलर का सर काट कर ले जाना चाहिए था। अगर वो सुरंग के रास्ते से वापस ना जाती तो बॉस के जरिए हेलीकॉप्टर फ्राहम किया जा सकता था। मैं उसके पास पहुंचा, पता चला वो किले से निकल गई है। उसी चोर रास्ते से गुजर रही है, लेकिन उसने द किलर का सर नहीं काटा था। उसे मुजस्सम अगवा करके ले जा रही थी। उसके साथियों ने उस पहाड़ जैसे आदमी को उठा रखा था और वहां के तंग रास्ते से गुजर रहे थे। द किलर कोई जिद्दोजहद नहीं कर रहा था, आराम से उनके कांधों पर पड़ा हुआ था और उसके मुंह से एक फीडर लगा दिया गया था। मैंने पूछा, ये क्या हो रहा है? वो बोली, तुमने रेड पावर के मास्क मैन से वादा किया है, द किलर का सर उसके हवाले करोगे। मैं सालम द किलर को उसके हवाले करना चाहती हूँ। तुम्हें कहा गया है उसकी गर्दन काट कर ले जाओ। मुजस्सम अगवा करने की बनिस्बत सिर्फ सर को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना आसान होगा। मैं इसका सर नहीं काट सकती। ये क्या कह रही हो? खुद ही समझने की कोशिश करो। क्या ये वही द किलर है जिसके नाम से दहशत तारी हो जाती है? इसके मुकाबले पर बड़े बड़े शहजोर ठहर नहीं सकते, लेकिन ये बिल्कुल दूध पीता बच्चा बन गया और ये तुम्हारी गलती से हुआ है, मेरी गलती से। हाँ, तुम्हें मालूम था कि कंप्यूटर के जरिए से कंट्रोल किया जाता है। पहले मिस्टर नोकू इसे अपने काबू में रखता था, अब माउंट डेजी इसका इंचार्ज था, मगर तुमने उसे जख्मी करके एक तरफ बांध दिया। वो खुद अपनी मदद आप नहीं कर सकता तो फिर द किलर को लड़ने के काबिल किस तरह बना सकता है? वो दुरुस्त कह रही थी। द किलर के पास सिर्फ जिस्मानी कुव्वत थी जो कंप्यूटर के जरिए हरकत में लाई जाती थी, मगर वो कंप्यूटर से खेलने वाला माउंट डेजी खत्म हो चुका था। पोमी जैसी दलेर लड़की उसे हाथ नहीं लगा सकती थी जो बच्चा बन गया था। मैंने कहा, यहाँ बच्चे और बड़े की कमजोरी और शहजोरी का सवाल नहीं, बड़ी बड़ी खतरनाक तंजीमें इसका सर हासिल करना चाहती हैं। उस कंप्यूटर के तरीक़ाकार को अच्छी तरह समझना चाहती हैं। तुम इसे पूरे का पूरा अगवा करने की कोशिश करोगी तो रास्ते में बेशुमार दुश्मन आएंगे। कोई भी तुम्हारे मुकाबले पर कामयाब हो सकता है, क्योंकि तुम इसे सर से पांव तक हासिल कर रही हो और दुश्मन सिर्फ इसका सर हासिल करेंगे। उनके लिए आसान होगा, तुम्हारे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। वो चुप रही। मैंने कहा, अगर तुम इसका सर नहीं काटोगी तो मैं तुम्हारे साथियों में से किसी के जरिए ऐसा करा सकता हूं। वो इसके जिस्म को वहीं सुरंग में छोड़कर सर ले जाएंगे। मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी।
क्या तुम मेरी मुखालफत कर रही हो? तुम्हारी मुखालफत कर रही हूं। इस मुखालफत के पीछे कितनी मोहब्बत छुपी हुई है, क्या उसका अंदाजा कर सकते हो? तुम्हारी मोहब्बत मेरी समझ से बालातर है। फरहाद, अगर मैं इसका सर काट कर रेड पावर के मास्क मैन तक पहुंचा दूंगी तो मेरा यहां काम खत्म हो जाएगा। मुझे बाबा साहब के दायरे में वापस जाना पड़ेगा। इस मुहिम को सर करने का सेहरा मेरे सर होगा, हर तरफ मेरी वाह वाह होगी, मगर मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। यानी तुम इस मुल्क में मेरे करीब रहने के लिए कारनामा अंजाम देना नहीं चाहती? हाँ, मेरी बात मान लो। मैं द किलर को इसी सुरंग में छोड़ देती हूँ। पागल ना बनो, ये रेड पावर के आदमी है। ये जानते हैं द किलर का सर उन्हें अपने मास्क मैन तक पहुंचाना है। वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम्हारी मुखालफत करेंगे। मैं एक एक मुखालिफ को यहीं खत्म कर दूंगी, किसी को सुरंग से बाहर निकलने नहीं दूंगी। एक बार तो मेरी बात मान लो, मुझे अपने करीब रहने का मौका दो। मैं अभी बाजी पलट देती हूँ। मेरे पास आने और मेरे साथ रहकर काम करने के लिए वो दीवानी हो रही थी। ये कैसी अजीब और नाकाबिल यकीन बात है कि दुनिया की तमाम खतरनाक तंजीमें द किलर का सर हासिल करने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही थी। इस लड़की को पलक झपकते ही उसका सर हासिल हो सकता था, लेकिन वो जीती हुई बाजी हारना चाहती थी और ये बाजी हारकर मोहब्बत की बाजी जीतना चाहती थी। मैंने कहा, तुम जीत गई, मैं वादा करता हूं जब तक इस मुल्क में हूं तुम भी यहां रहोगी। तुम्हें इदारे में वापस नहीं जाने दूंगा। अब ये तुम्हारी तकदीर है कि हम कब मिलेंगे और कब एक साथ किसी मुहिम में शरीक होंगे। फिलहाल मुझ पर भरोसा करो और द किलर का सर रेड पावर के आदमियों के हवाले कर दो। मैं जानता था अब उसका सर तन से जुदा करना और उसे मास्क मैन तक पहुंचाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। उस वक्त मुझे उसके रास्ते में कोई रुकावट नजर नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने रेड पावर के बॉस से कह दिया कि पॉमी और तुम्हारे आदमी द किलर का सर ला रही हैं। वो उसी सुरंग के रास्ते से गुजर रही हैं, फिर रेस्ट हाउस में पहुंचेंगे। तुम उनकी हिफाजत का इंतजाम करो और वो मतलूबा सर मास्क मैन तक फौरन पहुंचाने की कोशिश करो। मैंने पॉमी और रेड पावर के बॉस दोनों से ही राब्ता खत्म कर दिया। मुझे क्या मालूम था कि जो सर इतनी आसानी से हासिल होने वाला था वो दर्द सर बनने वाला है। मुझे शीबा की खबर लेना थी। मैं उसके पास पहुंच गया। वो होश में आ चुकी थी। वो एक आरामदेह बिस्तर पर लेटी हुई थी, आंखें खोलकर अपने आसपास देख रही थी। उसके जरिए मैं समझ रहा था वो एक बहुत ही खूबसूरत सी ख्वाबगाह में थी। शाहाना तर्ज के पलंग के अतराफ चंद कनीजें अदब से हाथ बांधे सर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंख खोलने पर एक कनीज दीवार पर लगे हुए स्विच बोर्ड के पास गई और एक बटन को दबाने लगी। शीबा ने फौरन ही बिस्तर पर उठकर बैठते हुए पूछा, मैं कहाँ हूं? तुम सब कौन हो? जल्द ही पता चल गया कि वहां जितनी कनीजें थीं सब गूंगी थीं या उन्हें गूंगी बनकर रहने का सख्ती से हुक्म दिया गया था। उनमें से एक गूंगी स्विच बोर्ड का बटन दबा रही थी। जरा देर बाद ही ख्वाबगाह का दरवाजा खुला और 4 अफराद नजर आए, जिनमें एक कमांडो एक्स था। शीबा उन सबको अजनबी नजरों से देख रही थी, हत्ता कि अगवा करने वाले को भी पहचान नहीं सकती थी। कमांडो एक्स ने पीछे से सर पर जरब लगाई थी, इसलिए बेहोश होने से पहले वो उसे देख नहीं सकी थी। उसने करीब आकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा दोस्त मुहाफिज और वफादार हूं। मुझे कमांडो एक्स कहते हैं। इस दुनिया का कोई भी शख्स जो अपने वतन से दूर चला जाए वो दूर रहकर भी अपने रिश्तेदारों, अपनी कौम और अपनी जमीन की तरफ वापस आता है। इसी तरह तुम्हारे बारे में भी यही कहा जा सकता है। पहुंची वहां पे खाक जहां का खमीर था। हम सब तुम्हारे लिए अजनबी हैं, मगर ये मुल्क, यहाँ की जमीन, यहाँ के शहर, यहाँ के लोग, यहाँ के रिश्तेदार सब तुम्हारे हैं। जब तुम यहां से निकलोगी तो हर जगह, हर कदम पर, हर सांस में तुम्हें अपने प्यारे वतन की खुशबू मिलती रहेगी। उसने पूछा, मैं कहाँ हूं? तुम अपने मुल्क, अपने शहर में हो। वह हैरानी से बोली, क्या मैं तिल अबैब में हूं? हाँ, और अपनी माँ के पास हो। वो देखो, तुम्हारी मामा तशरीफ ला रही हैं। कमांडो एक्स ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। शीबा ने उधर देखा। खुले हुए दरवाजे से उसकी मामा मोरिया आ रही थी और मुस्कुराते हुए बेटी की तरफ देखते हुए दोनों बाहें फैलाए हुए थी। शीबा फौरन ही बिस्तर से उतरकर दौड़ती हुई गई और मां से लिपट गई। वो निहायत ही खुशी का मौका था। बिछड़ी हुई माँ बेटी मिल रही थी और खुशी के मारे रो रही थी। वो रोते रोते मुस्कुराते मुस्कुराते कह रही थी, क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ या सचमुच अपनी मामा के सीने से लगी हुई हूँ? तुम अपने वतन में, अपने शहर में और अपनी माँ की आगोश में हो। अगरचे कमांडो एक्स ने उसे बता दिया था कि वो इसराइल में है, लेकिन उसे सुनकर भी यकीन नहीं आया था। वो बेयकीनी का इजहार करना चाहती थी, मगर माँ को देखकर भूल गई। फिर मामा के गले से लगते ही कुछ याद नहीं रहा। अब जो मामा ने कहा कि वो अपने मुल्क, अपने शहर और अपनी माँ की आगोश में है, तो उसके जहन को झटका सा लगा। वो यकबारगी उससे अलग होकर अपने चारों तरफ देखते हुए बोली, क्या मैं बाबा साहब के दायरे में नहीं हूँ? माँ ने कहा, उस इदारे को भूल जाओ। समझ लो तुमने ख्वाब देखा था, अब आंख खुल गई है, तुम अपने लोगों में हो। वो अपने सर के पिछले हिस्से को हाथ लगाते हुए बोली, मैं समझ गई। मेरे सर की तकलीफ बता रही है। मुझे बेहोश करने के बाद अगवा किया गया है। मामा ने कहा, फरहाद का तिलिस्म तोड़ने और शेख अल फारस की कैद से निकालने का यही एक रास्ता था। वो पांव पटक कर बोली, मगर मेरी मर्जी के खिलाफ वहां से क्यों लाया गया है? कौम और मुल्क के मामलात में किसी भी फर्द की अपनी मर्जी नहीं चलती। मुल्क का हर फर्द अपने जाती और घरेलू मामलात में आज़ाद होता है, लेकिन अपनी कौम के वक़ार और मुल्क की सलामती का मसला दरपेश हो तो फिर उसकी जाती आज़ादी ख़त्म हो जाती है। वो अपने वतन की तरक्की और सलामती के लिए वक्फ हो जाता है। तुम्हें भी यहाँ के लिए वक्फ हो जाना चाहिए। वो गुस्से से पीछे हटकर बोली, यहाँ से दूर रहकर भी मुल्क के लिए काम किया जा सकता है। क्या मैंने बाबा साहब के दायरे में रहकर अपने मुल्क और अपनी कौम को नुकसान पहुंचाया है?
नुकसान नहीं पहुंचाया तो फायदा भी नहीं पहुंचाया। अब हम चाहते हैं तुम्हारी सलाहियतों से हम सबको फायदा पहुंचे। उसने कमांडो एक्स और तीसरे 3 अफराद को देखते हुए कहा, मैं नहीं जानती तुम सब कौन हो। इतना समझ गई हूँ मेरे हम मजहब हम वतन हो। मैं एक अकल की बात समझाती हूँ, मेरी सलाहियतों से फायदा उठाना है तो मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक वहीं पहुंचा दो जहां से लाए हो। मैं वादा करती हूँ मेरे मुल्क को, मेरे मजहब को, मेरी कौम को मेरी सलाहियतों से बड़े फायदे पहुंचेंगे, नुकसान कभी नहीं पहुंचेगा। अगर जबरदस्ती काम लेना चाहोगे, मुझ पर जुल्म करोगे तो फरहाद तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। कमांडो एक्स ने कहा, सारी खराबी की जड़ यही है कि तुम फरहाद की हमायत करती हो। जहां तक हमारा अंदाजा है तुम फरहाद से मोहब्बत करने लगी हो। वो मुसलमान है और तुम यहूदी, क्या तुम्हें उसमें कोई बेगैरती नजर नहीं आती? पहले नजर आती थी, जब मैंने देखा कि मेरी ही कौम और मेरे ही मजहब का पेशवा मेरी माँ को कत्ल कराना चाहता है, मेरे बाप को कत्ल करा चुका है और कभी मुझसे कोई फायदा ना पहुंचा तो मुझे भी हलाक करने से बाज नहीं आएगा। तो ये बात समझ में आ गई कि दुश्मन और शैतान हर मजहब और हर कौम में होती हैं, मुसलमानों में भी हैं। लेकिन मुझे वहां एक ऐसा फरिश्ता मिला जिसने मेरी जान बचाई, मुझे जिंदगी का ऐसा रास्ता दिखाया जहां मैं एक सेहतमंद जिंदगी गुजार रही हूँ। तुम्हारे मुंह में फरहाद की जुबान बोल रही है, ना तो फरहाद मेरे दिमाग में है और ना ही उसकी हमायत कर रही हूँ। मैं एक अरसे तक बाबा साहब के दायरे में रहती आई हूँ। वहां शेख साहब ने मुझे मेरी कौम के खिलाफ और मेरे मजहब के खिलाफ काम करने के लिए नहीं कहा, कभी हमारी बुराई नहीं की। मैं तो खैर यहूदी हूँ, फरहाद चाहता तो वो हमारे खिलाफ बहुत कुछ कर सकता था। बाबा साहब के दायरे का कोई फर्द इसराइल का रुख नहीं करता। हाँ, जब उन्हें छेड़ा जाता है तो वह जवाबी कार्रवाई करते हैं। और मिस्टर कमांडो एक्स, तुम लोगों ने फिर फरहाद और बाबा साहब के दायरे वालों को छेड़ा है। खैरियत इसी में है कि मुझे बाहिफाजत वहां पहुंचा दो, हम सब दोस्त बनकर रहेंगे, दोस्ती कायम रहेगी। उधर फरहाद की टेलीपैथी होगी, इधर तुम्हारी, दोनों तरफ ताकत का तवाजन रहेगा। रह गई ये बात कि तुम फरहाद से क्यों मुतासिर हो, तो ये जवानी की उम्र ऐसी ही होती है। लड़कियां शाहजोर और खूबरू मर्दों पर जान देती हैं। यहां भी ऐसे जवानों की कमी नहीं है, अभी तुम यहां रहकर देखती जाओगी, हम तुम्हारी मूज और जवानी के दरिया को दूसरी तरफ मोड़ देंगे। शीबा ने घूर कर पूछा, तुम्हारे इरादे क्या हैं? वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं सबके सामने नहीं कह सकता, तुम ख्याल खुआनी की परवाज करो, मेरे दिमाग में पहुंच जाओ, तुम्हें मालूम हो जाएगा। वह फिर घूरते हुए कमांडो एक्स के सर को देखने लगी। उसने कहा, लेकिन एक बात बता दूं, मैं दोस्त हूं, मुहाफिज हूं, तुम्हारा ताबेदार हूं, मगर इतनी दोस्ती नहीं करता कि बगैर इजाजत अपने करीब आने दूं। जब भी मेरे दिमाग में आना चाहो तो पहले इजाजत हासिल कर लिया करो। इसका मतलब है तुम दिमाग के दरवाजे बंद कर लिया करते हो। वो मुस्कुराने लगा। शीबा ने उसके सर को गौर से देखते हुए ख्याल खुआनी की परवाज करना चाहिए, मगर सर दुखने लगा। उसने दोनों हाथों से सर को थामकर आंखें बंद कर ली। कमांडो एक्स ने कहा, मुझे अफसोस है, मेरा हाथ कुछ भारी पड़ गया था, तुम्हारे सर में यकीनन शदीद तकलीफ होगी। कोई जरूरी नहीं है कि अभी ख्याल खुआनी करो, पहले अच्छी तरह आराम करो, दवाएं खाओ, सेहतयाब हो जाओ, उसके बाद मेरे दिमाग की तन्हाई में चली आना। उसने अपने 3 साथियों की तरफ देखते हुए कहा, ये इसराइली हुकूमत के आला अफसरान हैं, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखती हैं। तुम्हें अपनी आंखों से देखना चाहते थे, तुम्हें बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, लेकिन अपनी आवाज तुम्हें और फरहाद को सुना नहीं सकते। जब तुम दोस्त बन जाओगी और हम तुम पर अंधा एतमाद करने लगेंगे तो सबकी आवाजें सुन सकोगी और फरहाद की टेलीपैथी से अपने नाला अफसरान को महफूज रख सकोगी। अभी हम जा रहे हैं, तुम अपनी मामा से बातें करो। वो जाने लगा, फिर उसने दरवाजे के पास रुक कर कहा, शीबा, आज रात तुम्हारी आमद के सिलसिले में जश्न मनाया जाएगा। एक शानदार पार्टी का एहतमाम किया जा रहा है, वहां तुम देखोगी कि तुम्हारे चाहने वाले कितने हैं। यहाँ की कनीजें आज रात तुम्हें पार्टी के लिए तैयार करेंगी। वो चारों चले गए। मामा ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी तुम्हें तकलीफ है, आराम से लेट जाओ। वो अपनी मामा का हाथ थामकर पलंग की तरफ आई, फिर वहां बैठते हुए बोली, आपसे मिलकर मुझे जितनी रूहानी मुसरत हो रही है उतनी ही दिली और दिमागी तकलीफ पहुंच रही है। आपने मुझे यहां बुलाने के लिए उन मोहब्बत करने वालों से जुदा कर दिया जो मेरे लिए बेलौस काम करते थे, मेरी सेहत मेरी सलामती का ख्याल रखते थे। यहां भी तुम्हें हाथों हाथ लिया जाएगा। लोग तुमसे इतनी मोहब्बत करेंगे कि तुम सबको भूल जाओगी। मामा, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, क्या मैंने बाबा साहब के दायरे में जाकर वहां कोई दूसरी मोहब्बत करने वाली माँ बनाई थी? नहीं बेटी, ममता निछावर करने वाली एक ही माँ होती है, इसी तरह दिल निछावर करने वाला एक ही आइडियल होता है। आप सब दावा कर रहे हैं कि मेरी मोहब्बत का रुख बदल जाएगा। मेरे यहाँ एक नहीं सैकड़ों आइडियल होंगे। इसका मतलब ये है मैं यहाँ मोहब्बत की दुकान से जाऊंगी और सैकड़ों दिलों का सौदा करूंगी। तुम गलत समझ रही हो। यहाँ तुम्हारे सामने बेशुमार खूबरू जवान आते जाते रहेंगे, किसी न किसी पर तुम्हारा दिल आएगा और जिस पर दिल आएगा वह फरहाद से हजार दर्जे बेहतर होगा। शीबा ने तंजिया अंदाज में कहा, फिर तो मेरा दिल कमांडो एक्स पर आना चाहिए। खूबरू है, सेहतमंद है, कद्देआवर है, इतना दिलेर है कि बाबा साहब के दायरे में घुसकर वहां से मुझे ले आया। बेशक वह फरहाद से किसी तरह कम नहीं, बल्कि उससे बढ़तर है। जब वो तुम्हें ला रहा था तो फरहाद ख्याल खुआनी के जरिए मौजूद था, लेकिन वो कमांडो एक्स का कुछ न बिगाड़ सका। मैंने चुपके से कहा, वहां तुम्हारी जिंदगी और मौत का सवाल था। कमांडो एक्स ने कह दिया था, अगर शीबा उसे हासिल ना हुई तो हमें भी नहीं होगी, वो तुम्हें गोली मार देगा। उसने तुम्हारी कनपट्टी से रिवॉल्वर लगा रखा था, क्या मैं तुम्हारी जान जाने देता?
मैं समझ रही हूँ। तुमने जो कुछ भी किया मेरी सलामती के लिए किया और मुझे यकीन है तुम मुझे यहाँ से निकाल ले जाओगे। कमांडो एक्स फिर आ गया। उसने कहा, मुझे अफसोस है, मैं माँ बेटी की तन्हाई में मखल हो रहा हूँ, लेकिन इलाज भी ज़रूरी है। डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए हैं। एक डॉक्टर कमरे में आया। उसका असिस्टेंट एक बड़ा सा बैग उठाए हुए था। वो सब पलंग के करीब आ गए। डॉक्टर ने करीब आकर शीबा के सर के पिछले हिस्से को देखा। पहले मरहम पट्टी की जा चुकी थी, दोबारा भी की गई। खाने के लिए कुछ दवाएं दी गई। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाते हुए कहा, यह जख्म जल्द ही भर जाएंगे। कमांडो एक्स ने कहा, आज मिस शीबा एक अहम तकरीब में शरीक होने वाली हैं। कोई बात नहीं, 2 घंटे बाद एक और इंजेक्शन दूंगा, उसके बाद सर में तकलीफ का एहसास नहीं रहेगा। शीबा ने कहा, डॉक्टर तकलीफ अब भी नहीं है। यह इंजेक्शन असर दिखा रहा है, लेकिन मैं ख्याल खोने के काबिल नहीं हूं। आखिर मेरा दिमाग इतना कमजोर कैसे हो गया है? उसने प्यार से थपकते हुए कहा, फिक्र न करो, ऐसा होता है। आज की पार्टी अटेंड कर लो, कल सुबह तक ख्याल खोने के काबिल ना हुई तो मैं दवाएं तब्दील करूंगा। वो अपने असिस्टेंट के साथ वहां से जाने लगा। उसी वक्त उसकी सोच ने कहा, मैं ख्याल ख्वानी कर सकती हूँ, मैं अपनी मामा के दिमाग में पहुंच सकती हूँ। मैंने सोच के जरिए कहा, शीबा ठीक वक्त पर आई हो, तुम्हारी सोच की लहरों को आते जाते रहना चाहिए। ख्वाबगा के बिस्तर पर बैठी हुई शीबा गुमसुम थी। मैंने उसे सोच के जरिए मुखातिब करते हुए कहा, अब यह जाहिर न करो कि तुम ख्याल ख्वानी कर सकती हो। उसने पूछा, छुपाने से क्या फ़ायदा होगा? 2 फायदे हैं। इन्हें पूरी तरह यकीन हो जाएगा कि तुम ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं रही हो, तो शायद वह तुम्हें बेकार सी चीज़ समझकर भुला दें और वहां से जाने की इजाज़त भी दे दें। यह कभी नहीं होगा। अगर मैं नाकारा साबित हुई तब भी वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह लोग बेकार सी चीज़ को भी अपने घर के स्टोर रूम में रख लेते हैं, इसी तरह वो मुझे रख छोड़ेंगे। बहरहाल तुम ये देख सकोगी कि आज जो तुम्हारी कदर की जा रही है कि इसी तरह कल भी तुम्हें हाथों हाथ लिया जाएगा। और मैं नहीं चाहता तुम ख्याल ख्वानी का मुजाहरा करो और वह तुम्हारी सलाहियत से नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। फरहाद, ऐसा ना कहो, ये मेरे लोग हैं, मेरा मुल्क है, मेरी कौम है। मैं इन्हें अपनी सलाहियतों से वो फ़ायदा पहुंचाना चाहती हूँ जिनसे तुम लोगों को नुकसान ना पहुंचे। इनकी पाबंदियों में रहकर काम करोगी तो एक दिन पछताओगी। मेरी तरह आज़ाद रहना सीखो। मैं बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक़ रखता हूँ, शेख साहब का बहुत एहतराम करता हूँ, इसके बावजूद इदारे में नहीं रहता, आज़ादी से घूमता फिरता हूँ। तुम भी यही आज़ादी हासिल करो। उसने तायद की, दुरुस्त कहते हो, मेरा दिल भी यही चाहता है, तुम्हारी तरह आज़ाद रहूँ, अपनी मर्जी से किसी के काम आऊँ, दिल ना चाहे तो अपनी राह चलती रहूँ। सच तो यह है कि मैं तुम्हारी ही तरह सोचती हूँ। जो औरत अपने मर्द की तरह सोचती है उसका मर्द भी हम मजाज होता जाता है। शायद इसीलिए मैं तुम्हारी तरह सोचने लगा हूँ। भला तुम कैसे मेरी तरह सोचते हो? ऐसे कि तुम्हारा मुल्क, तुम्हारी कौम और तुम्हारे रिश्तेदार सब मेरे अपने हैं। अगर इसराइली हुक्काम तुम में से कोई ऐसा काम लेना चाहें जिससे तुम्हारे मुल्क को फ़ायदा पहुंचता हो और उससे किसी दूसरे का नुकसान ना पहुंचता हो, तो हम दोनों उनके काम आएंगे। वो सुन रही थी और खुश हो रही थी। फिर कहने लगी, मैंने तुम्हें मोहब्बत से जीत कर सारी दुनिया जीत ली है। अब आराम करो, मैं रात को किसी वक्त आऊँगा। वो आराम से बिस्तर पर दाएं करवट लेट गई। मैं उसके पास से चला आया। दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैं उठकर खड़ा हो गया। कौन है? जवाब में फिर दस्तक सुनाई दी। आने वाली अपनी आवाज़ नहीं सुनाना चाहती थी। मैंने फिर शरारत से पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से तुर्की जुबान में कुछ कहा गया। वो आवाज़, वो लहजा सुनते ही मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने फौरन ही दरवाजे को खोल दिया। जिसके लिए दिल धड़का था वो सामने खड़ी थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि सोनिया यूं अचानक मेरे सामने चली आएगी। उसने हाथ में कागज़ की एक पर्ची पकड़ी हुई थी, उसे मेरी तरफ बढ़ा दिया। अंग्रेजी जुबान में लिखा था, खबरदार अपने वादे पर कायम रहना, मेरे दिमाग में कभी ना आना। मैंने पढ़ने के बाद उसके हाथ को थाम लिया, उसे अंदर ले आया, स्त्री से पूछा, ये क्या तुक है? तुम मुझे दिमाग में आने क्यों नहीं देती? उसने तुर्की की जुबान में जो कुछ कहा उसे इशारे से भी अदा कर दी गई। इशारों की जुबान मुश्किल से समझ में आती है, मगर मैंने समझ लिया। वो कह रही थी, मैं तुम्हारे सामने आ गई हूँ, दिमाग में आने की क्या ज़रूरत है? फिर उसने उंगली उठाकर तंबी के अंदाज में मुझे देखा। मैंने कहा, अच्छा, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है, मैं जुबान का धनी हूँ। जब वादा किया है तो ख्याल ख्वानी नहीं करूंगा, मगर तुम हो उल्टी खोपड़ी। पता नहीं मेरी टेलीपैथी से छुपकर क्या चक्कर चला रही हो। उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। फिर पास आकर कहने लगी, मैं बदले हुए लहजे में अंग्रेजी बोलूं तो कम से कम गूंगापन खत्म हो जाएगा। वादा करो बदले हुए लहजे को भी गिरफ्त में नहीं लोगे और टेलीपैथी का मुजाहरा नहीं करोगे। वादा करता हूँ, खामोशी तोड़ दो, बिछड़ने के बाद मिली हो, जी भर के चहकती रहो। वह हंसते हुए आस्तगी से बोली, मैं नहीं चाहती मेरी आवाज़ बाहर जाए, इसलिए गूंगी रहना चाहती हूँ। उस कमबख्त लेडी सेक्रेटरी ने मुझे यहाँ देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। मैं यहाँ मेकअप में रहती हूँ, वह अचानक आ जाए तो मुझे मेकअप में चंद सेकंड लगेंगे और सूरत बदल जाएगी। मैं रेडीमेड मेकअप हमेशा अपने पर्स में रखती हूँ। ये कहकर वह चुप हो गई। मैं भी चुप रहा। हम अपनी आवाज़ बाहर तक पहुँचाना नहीं चाहते थे। मैंने खामोशी और तन्हाई में महसूस किया जैसे मेरे पास सोनिया नहीं है। उसकी अदाएं मुख्तलिफ थीं और लहजा तो उसने बदल ही लिया था। यूं लगता था एक नई औरत एक नए सरापे के साथ मेरे पास है, मगर अपने ऊपर सोनिया का खोल चढ़ा रखा है। मैंने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। वह तकलीफ से कराते हुए बोली, क्या कर रहे हो? मैंने उसे अपने चेहरे से जरा दूर रखकर घूरती हुई नजरों से देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम समझते हो मैं कोई और हूं? कोई और नहीं तो सोनिया की अदाओं के साथ मेरे पास रहो।
तुम हमेशा तब्दीली चाहते हो, अगरचे अपने साथियों को बेहद चाहते हो, इसके बावजूद जगह भी बदलते हो, साथी भी बदलते हो। तुम एक मूड में, एक माहौल में, एक ही साथी के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते। चूंकि तुम तब्दीली चाहते हो इसलिए मैं अंदाज बदल कर आई हूँ। मैंने उसके करीब झुककर सरगोशी में कहा, मगर जो अदाएं बेख्तियार होती हैं उन्हें तब्दील नहीं किया जा सकता। मेरे लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है, तुम ख्वामखा बहस ना करो। मैं उसे सोचती हुई नजरों से देखने लगा। उसने तंबीह के अंदाज में उंगली उठाते हुए कहा, देखो तुम मेरे दिमाग में पहुंचना चाहते हो, ये बुरी बात है। मैं ख्याल ख्वानी नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। क्या सोच रहे हो? जब तुम्हें अपना अंदाज, अपनी अदाएं, अपनी आवाज और अपना लहजा बदल नहीं था तो असली सूरत में क्यों आई? तुम मेरे लिए परेशान थे। मेरी खैरियत मालूम नहीं हो रही थी, इसीलिए यही सूरत लेकर आई हूं। बाकी सब मुख्तलिफ है। अब तुम्हारे सामने अपनी सोनिया भी है और कोई ऐसी पराई औरत भी जो तुम्हारे लिए नई नई सी हो। इस हकीकत को तस्लीम कर लो कि मर्द को अपनी औरत पुरानी और दूसरी औरत नई लगती है। मैंने हंसते हुए कहा, मानता हूं तुम सोनिया हो, ऐसी सच्ची और खरी बातें तुम ही कर सकती हो। अब काम की बातें करो। तुमने लेडी रोजीना के मुताल्लिक क्या मालूमात हासिल की हैं और यहाँ क्या करती फिर रही हो? रोजीना बहुत गहरी औरत है। यहाँ चंद खास औरतें ऐसी हैं जो यहाँ की नौजवान लड़कियों को अपने कंट्रोल में रखती हैं, उनकी निगरानी करती हैं। उनमें से एक मादाम मरियम है, उसका ताल्लुक रेड पावर के बॉस से था। वो यहाँ से चली गई, उसकी जगह मैं आ गई। कल रात से यहाँ हूँ। इतनी जल्दी लेडी रोजीना के मुताल्लिक मुकम्मल मालूमात हासिल नहीं कर सकती। क्या मास्टर की से इसका ताल्लुक है? मास्टर की यहीं किसी करीबी इलाके में मौजूद है। वो हम दोनों को ट्रैप करने के लिए तरह तरह के जाल बिछा रहे हैं। यहाँ के जितने गुंडे, बदमाश और छोटी बड़ी तंजीम के सरबराह हैं, सबको खरीद रहा है। इसी तरह उसने लेडी रोजीना से भी सौदा किया है। अगर वो तुम्हें उसके हवाले कर दे तो वो 10 लाख अमरीकी डॉलर नकद, 5 लाख के हीरे जवाहरात और 5 लाख डॉलर का जदीद खुदकार असला फराम करेगा। ये तो कुछ भी नहीं है, जबकि हम दोनों के सरों की कीमत करोड़ों तक पहुंचती है। किसी भी बड़ी खतरनाक तंजीम का सरबराह हमारे लिए अपना घर फूंक सकता है। लेडी रोजीना अपने फार्म तक महदूद है। यहाँ आज़ाद और खुद मुख्तार मलका की हैसियत से खुश है। चंद मर्दों और औरतों पर हुक्मरानी करती है, यही उसके लिए बाइस तस्कीन है। मास्टर की उसकी महदूद खुशियों का अंदाजा लगाते हुए सिर्फ 20 लाख डॉलर खर्च कर रहे हैं। क्या वो लेडी सेक्रेटरी मास्टर की से ताल्लुक रखती है? हाँ, उसकी खास एजेंट है। उसी के जरिए दोनों के दरमियान राब्ता कायम होता है। मुझे पता चला है आज रात रोजीना मास्टर की से कहीं मुलाकात करेगी, यानी आज की रात बहुत अहम है। अगर हम किसी तरह लेडी रोजीना का ताकुब करें तो मास्टर की तक पहुंच सकते हैं। मैं यही कहने आई हूं। आज रात जागते रहना। तुम्हारी ख्वाबगाह के पिछले दरवाजे पर कोई आएगी, तुम उसके साथ यहां से निकल जाना। तुम नहीं आओगी, मैं दूसरी जगह मसरूफ रहूंगी। अभी यहां से जाते ही मादाम मरियम का ये भेस भी उतार दूंगी। तुम कहाँ रहोगी, किस रूप में मुलाकात करोगी? मेरी फिक्र न करो, कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाएगी। अभी लेडी रोजीना कहाँ है? वो सो रही है। वो रोजाना दोपहर 3 बजे से रात के 8 बजे तक सोती है, फिर सुबह तक जागती है। ये सोने जागने का कौन सा वक्त है? उसकी अपनी मजबूरियां हैं। चूंकि अंधेरे में देख सकती है, इसलिए सुबह तक बेदार रहकर अपने तमाम अहम काम निपटाने की कोशिश करती है। इसलिए उसने रात ही को मास्टर की से मुलाकात करने का वक्त मुकर्रर किया है। क्या वो मुकर्रर वक्त तुम्हें मालूम है? मालूम हो जाएगा। जब भी पिछले दरवाजे पर कोई 3 बार हौले हौले दस्तक दे, दरवाजा खोलकर उसके साथ निकल जाना। दरवाजे पर दस्तक की बात होती ही दस्तक सुनाई दी। सोनिया एकदम से उछलकर खड़ी हो गई, फिर धीमी सरगोशी में बोली, शायद लेडी सेक्रेटरी आ गई है, मैं बाथरूम में जा रही हूँ। वो तेजी से चलती हुई बाथरूम में चली गई, दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मैंने आगे बढ़कर अपने कमरे के दरवाजे को खोला। वहां वही सेक्रेटरी खड़ी हुई थी। उसने मुझे घूर कर देखा। मैंने नागवारी से कहा, नजरें नीची करो या देखने का अंदाज बदलो, मैं यहाँ कैदी नहीं मेहमान हूँ। वह फौरन ही देखने का अंदाज तब्दील करते हुए बोली, क्या मादाम मरियम आई है? मैं किसी मादाम को नहीं जानता। यहाँ तो बात करने वाली सिर्फ तुम ही एक हो, बाकी अजनबी जुबान बोलती हैं। उसने कमरे में आकर चारों तरफ देखा, बाथरूम के दरवाजे पर भी नजर डाली। मैंने पूछा, क्या यहाँ ऐसी कोई औरत है जो मुझसे तन्हाई में मिल सके और मेरी जुबान में गुफ्तगू कर सके? वही एक मरियम है, इसीलिए पूछने आई हूँ। वो बाथरूम का दरवाजा खोलकर वहां भी देखना चाहती थी, लेकिन मैं उसकी सोच बदलता जा रहा था। आखिर वो पलटकर वापस चली गई। मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। बाथरूम के दरवाजे पर आकर दस्तक देते हुए कहा, बाहर आ सकती हो। दरवाजा खुला तो मैं चौंक गया। सोनिया की जगह कोई दूसरी औरत नजर आ रही थी। उसकी आंखों का रंग बदल गया था, नाक फैल गई थी। उसने रेडीमेड मेकअप इस्तेमाल किया था। हल्की सी तब्दीली के बायस चेहरा कुछ से कुछ हो गया। वह मेरे साथ चलती हुई ख्वाबगाह के पिछले दरवाजे तक आई। मैंने उसे मोहब्बत से रुखसत करने के बाद दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। फिर गहरी सांस लेते हुए दरवाजे से लगकर सोचने लगा, क्या अभी मेरे पास सोनिया आई थी? उसने मेरे साथ जितना वक्त गुजारा था, मैंने उस वक्त के एक एक लम्हे का हिसाब किया। उसके एक एक अदा को याद किया। मेरा दिल कहता था सोनिया नहीं थी, कोई दूसरी थी, बिल्कुल नई नवेली थी। वह थी या नहीं थी, मगर कोई तो थी, और जो कोई भी थी उसने मुझे एक खूबसूरत सी उलझन में मुब्तला कर दिया था। रह रहकर याद आती जा रही थी। शायद इसलिए उसने कहा था, औरत वही है जो नजरों से ओझल होने के बाद भी मर्द को याद आती रहे। इसके लिए लाजिम है कि वो अपनी औरत ना लगे।
शीबा ने 2 घंटे तक आराम करने के बाद गुस्ल किया था, फिर अपने हुस्न के शायान शान उम्दा सा लिबास निकालकर ख्वाबगाह से निकल गई। उसके साथ उसकी मामा और 2 लेडी बॉडीगार्ड थीं। वो उस कोठी को देखना चाहती थी जिसमें क्याम कर रही थी। वो कोठी बहुत ही वसी और ईज थी। हर कमरा खूबसूरती से सजा हुआ था। ड्राइंग रूम भी काबिले दीद था। हर कमरे में उसकी तमाम ज़रूरतों का सामान मौजूद था। इस रिहाइशगाह के मुताबिक वहाँ की कनीज़ें भी खूबसूरत और सलीकाशवार थीं। उनमें से कोई जुल्फ़ें संवारने वाली थी, कोई 16 सिंगार कराने वाली, कोई नाखून काटने वाली, कोई गुस्ल करवाने वाली और कोई बेहतरीन लिबास ज़ेब तन कराने वाली थी। वहाँ कितनी ही डिज़ाइनर औरतें थीं जो उसके लिए लिबास और उसके हुस्न की आराइश के मुतालिक तरह तरह के मशवरे देने के लिए मौजूद थीं। वहाँ ऐसी औरतें भी थीं जो उसे योगा की मशकें करा सकती थी ताकि जिस्मानी हुस्न बुढ़ापे तक सलामत रहे, और ऐसी मुसल्ला औरतें भी थीं जिनका निशाना कभी चूकता नहीं और जो खाली हाथ रहकर भी खतरनाक दुश्मनों से टकरा सकती थीं। अब उसके साथ 2 मुसल्ला बॉडीगार्ड्स फौजी वर्दी में थीं। उनमें से एक आगे चल रही थी, दूसरी पीछे। उनके दरमियान शीबा अपनी मामा के साथ चल रही थी। वो रिहाइशगाह के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते हुए ड्राइंग रूम में पहुंच गई।